अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। छोटी सी बात से आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का, और ये बात है कि जी छोटी सी बात है, मौत का जायका हर कोई चखता है। बिल्कुल, हर एक ने चखना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। मौत का जायका तो हर कोई चखता है और हर एक ने चखना ही है, लेकिन ज़िंदगी का जायका बहुत कम लोग चखते हैं। ज़िंदगी का जायका भी चखना चाहिए और ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। हुकूमत का मुताद्दिद सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। PIA, सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न के शेयर्स भी स्टॉक एक्सचेंज से फरोख्त होंगे। PCB की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील। ज़का अशरफ चेयरमैन मुकर्रर। इसराइल में मुलाजमत करने वाले 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार। नेपरा के इलेक्ट्रिक और डिस्कोज की दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल। कीमतों में इजाफे का इम्कान। नेदरलैंड और जर्मनी में तूफ़ान से मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, मुताद्दिद ज़ख्मी। अमरीकी सदर की सरकारी रिहाइशगाह वाइट हाउस से कोकेन बरामद, तहकीकात शुरू। मैक्सिको में ट्रैफिक हादसा, 27 अफराद हलाक। और अफ़गानिस्तान में ख़वातीन को हेयर और ब्यूटी सैलून बंद करने का हुक्म। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। अब ज़रा कुछ इनकलाब की बात करते हैं। हम नहीं ला रहे और ना हमने दुनिया में जो इनकलाब आए हैं, हाँ, लाना है। कई इनकलाब आए हैं ऐसे। बिल्कुल, हमने जर्नलिज्म की दुनिया में, मॉर्निंग शोज़ की दुनिया में हम इनकलाब लेकर हम तेंदुलकर हैं उसके कोशिश कर रहे हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला अच्छी तरीके से काम करवाता रहे। बिल्कुल, और इज़्ज़त रखे अल्लाह ताला हमारी भी। और मुख्तलिफ रेवोल्यूशंस ऐसी हैं जो कि दुनिया में आई, जिन्होंने हिस्ट्री ऐसी तब्दील की दुनिया की कि उन रेवोल्यूशंस को कहीं हाँ नक्शे तब्दील हुए, कहीं हुकूमतें तब्दील हुई, बहुत कुछ तब्दील हुआ उन इनकलाबों के नतीजे में। तो उन इनकलाबों को पढ़ना और समझना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि भाई तारीख़ में हुआ क्या है। तो तारीख़ आलम जो है वो इनकलाब की दबंग आमद से भरी पड़ी है। तो आज हम आपको 10 ऐसे इनकलाबात के मुतालिक बताते हैं कि जिन्होंने तारीख़ बदली थी। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो खून रेजी से भरे हुए इनकलाबात, ब्लडी रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, और बाज़ ऐसे थे जिनको आप कहते हैं कि जी तकरीबन ये पुरअमन इनकलाब थे। बिल्कुल। तो अगर हम पहले इनकलाब की बात करें, पुरअमन इनकलाब था ये, लेकिन उसकी तारीख़ी अहमियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले एक जो इनकलाब था वो था जी ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इसके नाम ही ग्लोरियस रेवोल्यूशन रखा हुआ है उन्होंने जी। और ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन था 1688 में बरतानिया में आया था। और उस वक्त बादशाह जेम्स सानी ये तख्त नशीन था, और बादशाह से जो नाराज़ उमरा थे उन्होंने जेम्स सानी के भतीजे और दामाद जो था उसका विलियम्स, उसको इक़्तिदार संभालने की दावत दी। विलियम्स तो बड़े हैं भाई, विलियम्स, जेम्स, हेनरी, बहुत है हेनरी, ये सब वो उनकी फैमिलीज में रिपीट होता है। हेनरी 1 नंबरिंग उसके लग जाती है। हालांकि नए नाम भी नहीं आते उनके यहाँ पे, नहीं, वो उनकी फैमिली का कुछ रिवायत है, कुछ है रिवायत। तो 1688 में वो अपनी फ़ौजें लेकर लंदन की तरफ बढ़ गया। तो बादशाह जेम्स जो था वो मुल्क से फ़रार हुआ, और उसके बाद बरतानिया में बादशाह के हुकूक बहुत कम कर दिए गए। पार्लियामेंट की जो ताकत थी उसकी तरफ फिर मामला बढ़ा और पार्लियामेंट की ताकत को बढ़ाया गया। तो ये बेसिकली जो थी वो थी ग्लोरियस रेवोल्यूशन। सही। अच्छा, अब आपको बताते हैं अगला जो इनकलाब हम डिस्कस करेंगे वो है भाई अमरीकी इनकलाब की तरफ आते हैं, जो 1765 से शुरू हुआ और 1783 में कामयाब हुआ था। और बड़ी लंबी जद्दोजहद इनकी चली थी, और ये दरअसल बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी की तहरीक थी। अच्छा, आप देखिए बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी कौन ले रहा है? अमरीका। हाँ, जिसकी रहनुमाई जॉर्ज वाशिंगटन ने की। और आज़ादी के बाद अमेरिका एक कामयाब जमहूरी मुल्क बना, और फिर वक्त के साथ साथ दुनिया की बड़ी ताकत बन गया। जैसे हम कहते हैं चौधरी बन गया, चौधरी बन गया, बिल्कुल। जमहूरी कुव्वत तो वो बन गया। उन्होंने अपने यहाँ पे जमहूरियत को इम्प्लीमेंट किया। बहुत सारे ममालिक में जमहूरियत को उन्होंने एक्सपोर्ट भी किया। जमहूरियत के एक्सपोर्ट का सिलसिला उनका जारी और सारी है और वो जहाँ चाहते हैं जमहूरियत एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, और लीडरान भी अक्सर कहीं ना कहीं किसी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। जी। तो वो होता है सिलसिला उनका चलता है। ऐसे उन्होंने मार के सरंजाम दिए इस पूरे मामले में कि दुनिया के कई ममालिक, अच्छा ऐसे ममालिक आपको मिलेंगे कि जिनके बारे में आपको नाम ना सुना हो आपने। हाँ, उधर उनका इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट के चक्कर में उन्होंने वहाँ पे जमहूरियत को एक्सपोर्ट किया है। अच्छा चलिए, ये तो अमेरिकी इनकलाब हो गया। अब बात करते हैं तीसरा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये बड़ा मशहूर है जी।
और ये एक ऐसा वाक़या है जिसके तारीख़ी असरात जो हैं वो शायद दीगर तमाम इनकलाबात से ज़्यादा थे। 1789 में इसका आगाज़ हुआ था, तकरीबन 1 साल में ये मुकम्मल हो गया था और इसके नतीजे में फ़्रांस से बादशाहत का ख़ात्मा हुआ था और जो बुनियादी इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह, इंडिविजुअल राइट्स, ये सारी चीज़ें फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद शुरू हुई थी जी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, उसके ऊपर बड़ी फिल्में भी बनी हैं। बिल्कुल, और इसके बारे में एग्जांपल्स भी इसकी कई दफ़ा दी जाती हैं, बड़ा इसका तज़किरा होता है, बड़ी इसकी एक अहमियत है और किताबें बड़ी लिखी गई हैं, बड़े बड़े लीडर्स इसको कोट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को। तो फ्रांसीसी जो इनकलाब है वो अच्छा खासा अहमियत का हामिल है। अच्छा, इसके बाद एक शानदार इनकलाब हेती में आया जिसका आगाज़ 1791 में हुआ और ये 1804 तक जारी रहा और उस वक्त हेती पर फ्रांस का कब्जा था। हेती के शहरियों ने इनकलाब फ्रांस यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से मुतासिर होकर हथियार उठाए और आखिरकार फ्रांस को ये मुल्क छोड़ना पड़ा। दुनिया में ग़ुलामी के ख़ात्मे में ये सबसे अहम किरदार जो है वो इसी इनकलाब का रहा है। अच्छा, हेटी का, अब देखो हेटी का रेवोल्यूशन इतना ज़्यादा मशहूर नहीं है, लोगों को नहीं पता होता है इसके बारे में ज़्यादातर जो है, और लोगों को ये भी नहीं पता कि फ्रांस ने उन पर हुकूमत की। फ्रेंच कॉलोनीज तो खैर वैसे बहुत सारी थी लेकिन हेटी का नहीं पता होता। फ्रेंच कॉलोनीज, ब्रिटिश कॉलोनीज, ये तो खैर क्या क्या किया है इन्होंने दुनिया में, अलग पूछेगा इनको, इसलिए आप वैसे बरतानिया जा नहीं सकते। नहीं तो जो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दे ना, मुझे राइट तो दे, बात करूँ। नहीं देते सर, वो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, हम बोले तो कह रहे हैं कि बोलता है ये क्या बात। हालांकि उनको भी बहुत मर्तबा ये एक्नॉलेजमेंट होती है, उनको पता है कि ये हम एहसास है कि जी हमने ये किया है दुनिया में। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है अपना बंदा करे तो ठीक होता है और दूसरे का बंदा करे तो गलत होता है, ये भी एक हमारे मामलात है इस तरह के। अच्छा, तारीख़ी इनकलाबात की सफ़ में ताइपिंग की बगावत का एक बड़ा अहम मकाम है। ये बगावत चीन में हुई थी, 1850 में शुरू हुई थी और 14 बरस तक ये जारी रही थी और इसका रहनुमा एक ऐसा नौजवान था जिसने चीन की सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में नाकामी के बाद ये दावा किया था कि जी मैं खुदा का बेटा हूँ, और चीनी जो किसान थे वो काफ़ी सारे इसके साथ हो गए थे। फिर ये जो बगावत थी या यूँ कहिए कि जो लड़ाई थी ये 14 बरस चली थी, 2 करोड़ लोग इसमें मारे गए थे और नाकाम हुई थी ये बगावत, लेकिन चीनी तारीख़ पर इसके असरात बहुत ज़्यादा गहरे हैं। बड़ी लंबी और बड़ी ब्लडी रेवोल्यूशन, 14 साल तक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगली कहानी नौजवान तुर्कों की बगावत की है जो 1908 में शुरू हुई। ये भी अपनी मिसाल आप ही है। वैसे तुर्की के पढ़े लिखे नौजवानों का मुतालबा था कि तुर्क खलीफा के इख्तियारात महदूद करके आईनी हुकूमत लाई जाए और इन नौजवानों ने की बगावत से घबरा कर खलीफा अब्दुल हमीद सानी ने आइन को बहाल कर दिया था। नौजवान तुर्कों ने मुल्क में वसी पैमाने पर इस्लाहात की जिससे तुर्की जो है वो कदीम दौर से निकल आकर जदीद दौर में दाखिल हो गया। और अच्छा, तुर्की का जो इनकलाब है उसके अंदर बड़ी वेरिएशंस है और उसमें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अक़साम और मुख्तलिफ लीडरान का अपना अपना छाप नज़र आती है उसमें। अच्छा, एक तो ये कि तुर्की जो था वो बेसिकली खिलाफत का जो हमारे यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं ना, खिलाफत मूवमेंट, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर उन्होंने शुरू की थी। वो बेसिकली खिलाफत को दोबारा से रिवाइव करना चाह रहे थे और जब खिलाफत ख़त्म हुई थी, ये भी वही कि जब बरतानवी कॉलोनाइजेशन और ये सारा मामला हुआ, वहाँ पर बरतानिया के ज़ेर असर फिर जब वो इलाका आया तो खलीफा को हटा दिया गया वहाँ से। खिलाफत जैसी भी थी वो जिस भी हैसियत में थी, लेकिन मुसलमानों के लिए उसकी एक सेंट्रल एक वैल्यू थी, एक इम्पोर्टेंस थी। और उस ज़माने में आप यहाँ से सऊदी अरब तक आगे तक जा सकते थे बग़ैर वीज़े के। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि जी एक मुसलमान है जो यहाँ से चला है, वो वहाँ तक जा रहा है, वो पूरा जो है वो उसको वो पासपोर्ट वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो एक खिलाफत के एक नज़रिए के तहत एक लिंकेज ज़रूर था। वो प्रैक्टिकली शायद हमें उतना नज़र ना आए, लेकिन वो लिंकेज था और उस लिंकेज के बहुत सारे फ़ायदे भी थे। लेकिन उसके बाद जब खिलाफत ख़त्म हुई, फिर उसके बाद तुर्की में फिर वो जो कमाल अतातुर्क वाला मामला शुरू हो गया, उसको भी बहुत सारे लोगों ने आइडलाइज़ किया। फिर वहाँ पर जो अरबी रस्मुल ख़त तक पर पाबंदी लग गई थी, नमाज जो है वो रिलीजियस जितने भी मामला थे उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी, नमाज उन्होंने अपने लैंग्वेज में शुरू कर दी, अजीब ही एक मामला वो शुरू हो गया था। बहरहाल फिर उसके बाद उस रेवोल्यूशन के असरात ख़त्म हुए कुछ हद तक, और फिर ये अब आजकल जो अर्दोगान साहब की हुकूमत है उसको कहते हैं कि वो थोड़ा सा प्रो इस्लाम हुकूमत है। उनके हवाले से भी मॉडर्नाइजेशन और के वो लगाए जाते हैं इल्ज़ामात के जी मॉडर्नाइजेशन से वो दूर हैं, और जो उनके मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि हम इस मुल्क को एक मॉडर्न मुल्क बनाएंगे। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव नज़र आते हैं बिल्कुल तुर्की के अंदर। अच्छा, फिर तारीख़ी इनकलाबात का जो अगला बाब है रशियन रेवोल्यूशन,
ये भी बड़ी अहम है। 1917 में ये कामयाब हुई थी और इसके मुतालिक हम सब ज़्यादातर जो लोग पढ़ते हैं उनको पता ही है, रूस से बादशाहत का खात्मा, ज़ार्स जो थे रूस के, वो बादशाहत का खात्मा हुआ वहाँ पर और कम्युनिज़म का एक तरीके से दौर वहाँ पर शुरू हो गया। बिल्कुल, बड़ा प्रॉब्लमेटिक भी रहा बड़े वक्तों तक कम्युनिज़्म उनके लिए, और कम्युनिज़्म में वो चले तो गए लेकिन बाद में कुछ अर्से बाद उनको समझ नहीं आई कि अब कम्युनिज़्म का करना क्या है और कैसे इसमें अपने आप को एडजस्ट करना है, सेटल करना है और लोगों को इसका फ़ायदा ज़ाहिर है कैसे पहुँचाना है, क्योंकि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की भी बैटल इसी तरीके की है। बिल्कुल, तो कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी वाले जो मामलात हैं वो भी लड़ते रहेंगे, निज़ाम हमेशा टकराते रहेंगे। और एक हमारा वो क्या है, वो निज़ाम ख़ास है तरकीब में कौम रसूल आज़मी, एक हमारा निज़ाम भी है जो आज तक नज़र कहीं नहीं आ रहा, लेकिन उसकी कहीं कहीं आपको जो है वो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी थोड़ी नज़र आती है। फिर हम अपने हदफ से हट जाते हैं, अपने रास्ते से हट जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमें जो निज़ाम दिया गया था, जो इल्हामी मज़हब हमारा, हमने जो निज़ाम दुनिया को दिखाया भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके, वो आज कहाँ पर है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर चीनी इनकलाब, चाइनीज़ रेवोल्यूशन 1949 में आई और जब माओ ज़ेतुंग ने चियांग काई शेक की फ़ौजों को शिकस्त देकर इक़्तिदार संभाला और चीन जदीद सनती दौर में दाखिल हुआ। उसने तो खैर चीन का नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद तो फिर चाइनीज़ रेवोल्यूशन, चेयरमैन माओ हो गए उनका, बिल्कुल। और वो कैप उनकी, जिसको वो पहन के तस्वीरें उनकी हैं, और वो भुट्टो साहब ने भी बड़ी कॉपी की, वो कैप वो पहनते थे और उधर उनकी तस्वीरें काफ़ी सारी हैं जो कि आपको नजर आएंगी इंटरनेट पर। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी रेवोल्यूशन जिनका हमने जिक्र किया है, जिनका अभी आगे भी करेंगे, उनमें बहुत सारी ऐसी भी हैं जो गुमनाम रेवोल्यूशन हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा पता है, जिस तरह हेटी वाली जो सिचुएशन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन हेटी की रेवोल्यूशन गुमनाम, लेकिन इनकी कुछ लीडरान की वजह से वो रेवोल्यूशंस दुनिया में मकबूल हुई। माओ इज वन ऑफ देम। माओ इज वन ऑफ दोज लीडर्स के जिनको आज तक लोग कहते हैं माओ की तरह लीडर चाहिए, माओ बनना है भाई, कौम बनाया उसने। तो उसने बिल्कुल चाइना को चाइना बनाने में माओ का जितना हाथ है उतना किसी का नहीं है, क्योंकि उस वक्त अगर आप चाइना की हिस्ट्री पढ़ें तो आपको ये मिलता है कि ड्रग अब्यूज के अंदर चाइना कितना आगे था। अफ्यून पीकर पड़े रहते थे भाई चाइनीज, पता ही कोई नहीं डेवलपमेंट क्या, और उस बंदे ने आके कैसे उस कौम को तब्दील किया, एक कौम बनाया। माओ की हिस्ट्री पढ़ लें, बस आप माओ बन जाएंगे, हिल जाएंगे उसकी। अच्छा, फिर क्यूबा का इनकलाब बड़ी अहमियत का हामिल है और जनूबी अमेरिका में कम्युनिज्म की लहर का ये बुनियादी हिस्सा था और फिडेल कास्ट्रो की क़यादत में ये 1953 में शुरू हुआ था। 1959 में ये कामयाबी से हमकिनार हुआ था और इस इनकलाब की कामयाबी के बायस यूँ कहिए कि अमेरिका का हमसाया बन गया था कम्युनिज्म। बिल्कुल। अब अगेन इसमें देखें, क्यूबा है तो बड़ा छोटा सा मुल्क है और अमेरिका जैसा पावर हमेशा उसके कहीं ना कहीं फड्डेबाजी भी उसके साथ रहती है थोड़ी बहुत। और क्यूबा में तो दुनिया में अगर कोई बुरा तरीन मुल्क है अमेरिका के हवाले से वो क्यूबा है। बिल्कुल। लेकिन आप देखें कि अगेन इधर भी लीडर आया है, फिडेल कास्ट्रो की वजह से ये रेवोल्यूशन भी लोग ज्यादा पढ़ने लग गए, वरना उनको शायद इतना इंटरेस्ट ना होता कि भाई क्यूबा के। हाँ, इंटरेस्ट होने के दो वजूहत है, एक ये फिडेल कास्ट्रो और दूसरा ये कि भाई टक्कर किससे ली हुई है, अमेरिका से ली हुई है। तो ये दो इसके हवाले से इंटरेस्टिंग। फिडेल कास्ट्रो के अलावा चे गुएरा भी है। हाँ, लीडर्स की वजह से ये जो हैं रेवोल्यूशंस ये कामयाब भी होती है, नाकाम भी होती हैं, लेकिन जानी भी इनकी वजह से बहुत हद तक को दुनिया में फैलाने में जितना एक ये हीरो एक सिंबल जो बना है, उसके स्टिकर आपको नजर आते हैं गाड़ियों में, चे गुएरा की वो टोपी सितारा उसके ऊपर लगा हुआ, पूरा एक स्टेटस सिंबल बन गया है। बिल्कुल, लड़कों में फैशन के हवाले से बड़ा पॉपुलर है चे गुएरा। अच्छा, आखिरी इनकलाब 1979 में ईरान में आया था और ये भी ऐसा इनकलाब था कि आज तक दुनिया समझ नहीं आई दुनिया को कि व्हाट हैपेंड, जिसने इस मुल्क को मगरबी असरात से पाक कर दिया। आयतुल्लाह ख़मैनी जो हैं वो इस इनकलाब के जिसको कहें कि सुरखैल थे, लीडर थे और अभी तक ईरान में इनकलाबियों की दूसरी जो नस्ल है उसका गलबा है। और आयतुल्लाह ख़मैनी के हवाले से भी फिर अगेन लीडर उन मुल्कों को, उन कौमों को और उन इनकलाबों को सिग्निफिकेंस देता है। मतलब कहीं इनकलाब लोगों की वजह से, सारे आवाम साथ होती है तो ये लीडर चलता है किसी इनकलाब को लेकर, लेकिन लीडर पे बड़ा डिपेंड करता है कि कौम में इनकलाब आएगा या नहीं आएगा, कौम ट्रस्ट कितना करती है, कॉन्फिडेंस कितना है कौम का अब लीडर पर। ख़मैनी साहब जो है वो ईरान से बाहर थे, बिल्कुल, वहाँ पर रहकर उन्होंने अपनी जिद्दोजहद की और बड़ा जबरदस्त ये इनकलाब है। इसकी भी हिस्ट्री अगर ये और मुनफरिद बना देता है इस इनकलाब को कि भाई लीडर एक तो है ना ऑन द ग्राउंड, लोगों को चल रहा है चलो निकलो घर से निकलो, एक है कि लीडर मौजूद ही नहीं है और लोग निकल रहे हैं भाई उसकी आवाज पे। तो लीडर की पॉपुलैरिटी और ट्रस्ट की बात है, बिल्कुल, कितना लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और ख़मैनी साहब का जो ये इनकलाब था ये जब कामयाब हुआ है तो उसके बाद ईरान का नक्शा ही पलट गया और उसके बाद जो ईरान की जो आइडेंटिटी बनी है वो देखें ना फिर कैसे कैसे लीडर ईरान में
पैदा हुए और वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने वेस्ट को एक टक्कर देने का या एटलीस्ट उसके सामने खड़े होने का जो हौसला था, हर लिहाज से पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, अगर आप उनका एक एटमी प्रोग्राम ही उठा के देख लें तो ईरान पे पाबंदियां दर पाबंदियां दर पाबंदियां, चल रहा है वो मामलात उनके इस कदर संगीन हो गए कि बहुत सारे, जाहिर है जब किसी मुल्क पे पाबंदी लग जाती है तो उसके साथ दूसरे भी चाहे जितना सपोर्ट कर रहे हो उसको ट्रेड करने में, उन ममालिक के लिए भी मसाइल होते हैं। आपने ईरान से ट्रेड किया तो आप पे भी पाबंदियां, सैंक्शंस तो इस तरह से काम करती हैं। लेकिन ईरान ने भी कहा कि भाई वो जो भुट्टो साहब ने कहा था ना, घास खा लेंगे लेकिन बम बनाएंगे, उसकी बेहतरीन जो मिसाल दुनिया में मौजूद है वो ये ईरान में हुआ है कि भाई घास खा लेंगे जो उनका लीडर, लेकिन बम बना वो अपना एटमी प्रोग्राम जो है वो चलाएंगे। बिल्कुल, अहमदीनेजाद ने किस तरीके से वहाँ पर काम किया। बहरहाल, अच्छा, अब ईरानियन इनकलाब जो है उसके हवाले से एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यूएस एम्बेसी को होस्टेज किया गया था। बिल्कुल, ये वाकया सिर्फ आपको मैं यूँ छोड़ कर जाता हूँ कि भाई ज़रा जाकर चेक कीजिएगा कि यूएस एम्बेसी के ऊपर किस तरीके से ईरान में कब्ज़ा किया गया था, वो क्या मामला था और कितने दिन तक वो कब्ज़ा रहा और उसने उस जगह की तारीख़ बदली है। ये सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़ इसी ईरानियन इनकलाब से रिलेटेड, 1979, अब ये एक बड़ा क्रूशल दौर है। 1979 में शुरू होता है एक तरफ ईरान का इनकलाब का यूँ कह लीजिए प्रोसेस, और दूसरी तरफ शुरू होता है अफगानिस्तान में रशिया ने अपनी फौजें उतारी। वहां पर जो है वो मुजाहिदीन खड़े होते हैं कि जी रशिया आए तो सही जरा, हाँ, और फिर उसके बाद अमेरिका के भी इंटरेस्ट वहां पर शुरू होते हैं। तो बहरहाल अब ये दो ऐसी सल्तनतें तो क्या मुल्क ऐसे हैं जो कि तैयार हो रहे हैं इस्लामाइजेशन की या इस्लामिक पॉलिटिक्स के हवाले से। ईरान में अपने तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है और यहाँ पर जो है वो अफ़गान जो है वो अपने आप को रशियन इन्फ्लुएंस से लेकर पूरी दुनिया के गिर्द जो है वो एक जहाद का वो सिलसिला शुरू हो रहा है कि जी, और बड़े लोग वहाँ पर गए और उसके अंदर बड़ी कंट्रोवर्सीज भी बनी और बड़े मसाइल भी बने और अमेरिका ने भी फिर वहाँ का प्लेग्राउंड इस्तेमाल करके रशिया को शिकस्त दी। ये 1979 जो है ना, इसकी हिस्ट्री भी बड़ी मज़ेदार है, ये भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है जी। तो जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो कुछ सीखने की भी चाहत आपके अंदर आएगी, लेकिन इंसान तारीख से सीखता नहीं है, मसला सबसे बड़ा। बिल्कुल, ये तो हकीकत है हतमी के, चाहे मैं कितने भी 1979, 69, 29 करता रहूं, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं सीखेगा। चलिए जी, ठीक है। तो आज हमने रेवोल्यूशंस का जिक्र कर लिया। रेवोल्यूशंस का मौसम जो है वो हर तरफ ही आपको नजर आ रहा है। आज के दौर में भी आप देखें तो हर तरफ किसी न किसी की कहीं साइलेंट रेवोल्यूशन। आजकल तो हर आदमी रेवोल्यूशन का नाम लेके खड़ा हो जाता है। वो जैसे लॉन्ग मार्च होते हैं ना, असल लॉन्ग मार्च किसका था? चेयरमैन माओ का। और वो था लॉन्ग मार्च। अब आप उसको पढ़ लें और आजकल हर आदमी के वो डी चौक पे भी निकलेंगे तो कहेंगे लॉन्ग मार्च है, कराची में शारा कायदीन पे निकलेंगे, शारा फैसल पे निकलेंगे तो कहेंगे लॉन्ग मार्च है। भाई लॉन्ग मार्च ये नहीं होता, वो जरा लॉन्ग मार्च देख लें, फिर अपना मार्च आपको उसके आगे बहुत शॉर्ट मार्च लगेगा। बिल्कुल। वेलकम बैक जी। अब कुछ बात करते हैं कराची के मसाइल की, और कराची के मसाइल हल करने के लिए एक शख्सियत मैदान में उतरी है और मेयर के पास हमेशा हमने ये सुना है, इस किस्म की बातें हम करते रहते हैं कि भाई इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात की जंग है। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होगी एक पार्टी की और लोकल गवर्नमेंट किसी और पार्टी की होगी तो फिर मामलात जो हैं वो स्मूथली नहीं चल सकते और कराची को फ़ायदा नहीं हो सकता। अब कराची के मसाइल हैं क्या क्या, और मेयर कराची उन मसाइल को कितनी हद तक हल करने में कामयाब हो सकता है गिवन जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर और वर्क स्ट्रक्चर, उस पर हम बात करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मसरूफियत तो आपकी काफ़ी चल रही होगी कराची के जो हालात हैं और जो मामलात हैं उसको देखते हुए अगर कहा जाए तो। शुक्रिया आपने मुझे बुलाया और मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को बिलेटेड ईद मुबारक। मसरूफियात हैं जी, जिस भी ओहदे पर इंसान होता है तो मसरूफियात होती हैं, सरगर्मियाँ होती हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ज़िम्मेदारी मिली है उसको एहसन तरीके से निभाया जा सके, और कोशिश कर रहा हूँ कि हत्तुल इम्कान ये एफ़र्ट की जाए कि जो टास्क मिला है उसमें खिदमत और डिलीवरेंस हो सके। खिदमत और डिलीवरेंस हो सके। अच्छा, आप पर जो ये अब जिम्मेदारी आई है, आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, मैंने जिस दिन हल्फ लिया था उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चार्ज संभालने के बाद मैंने यही कहा था
कि इख्तलाफात होते रहते हैं, तनकीद करने वाले तनकीद करते रहते हैं, लेकिन जो शख्स सरकारी ओहदे पर विराजमान है उसको जवाब देना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस से, अपने काम से। तो मैं उस तनकीद की फ़िक्र नहीं कर रहा, उन केसेस की फ़िक्र नहीं कर रहा। मेरा टारगेट बड़ा सिंपल है कि जो टास्क मुझे दी है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, मेरी सियासी जमात ने, उस टास्क को परफॉर्म करूं और जो जो चैलेंज सामने आए उस चैलेंज को कामयाबी के साथ उबूर करूं। अगर बातें करने से मसाइल हल होते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मसाइल हल होते, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी कोई और होता, वज़ीर आला भी कोई और होता, वज़रा भी कोई और होते। तो मैं समझता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की सियासत और दुनिया अलग है, काम की सियासत और दुनिया अलग है। तो मैं काम के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। और हालिया दिनों में जो ईद उल अज़हा के हवाले से शहर कराची में काम हुआ, उसके ऊपर एक कंसेंसस है कि कराची वालों ने बेहतर तरीके से काम होते हुए देखा, एहसन तरीके से काम होते हुए देखा। और जो चैलेंज था नई इंतज़ामिया के लिए, मैं समझता हूँ लोगों ने उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया कि एक एहसन अंदाज से वो तमाम काम किया गया है। तो टारगेट मेरा यही है कि जो बेहतरी का सफ़र कराची शहर में स्टार्ट हुआ है, इसी तरीके से बेहतरी आती रहे और अपने नाक़दीन को या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो शौकीन लोग हैं उनको अपने काम से जवाब दें। अच्छा, अब अगर नंबर्स की बात की जाए तो आपके मुखालिफिन जो हैं उनके नंबर ज़्यादा हैं और आपके नंबर्स कम हैं। वोटिंग की अगर हम बात करें जब मेयर के लिए हुई थी, तो ये बात वैसे कुछ अजीब सी नहीं है? नहीं, मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता ओवैस साहब। मेरे हिमायती जो अरकान हैं उनका नंबर 173 है और मेरे मुखालिफ जो वोट पड़े हैं वो 162 हैं या 161 हैं। अगर मैं अपनी सिर्फ सियासी जमात की प्रेजेंस देखता हूँ सिटी काउंसिल के अंदर, तो मैं 155 सीटों पर खड़ा हूँ, जमात इस्लामी वाले 130 सीटों के ऊपर खड़े हैं। तो अब जो बंदा हारता है इलेक्शन, हमारे यहाँ इतनी रवादारी लोगों में नहीं है कि अपनी हार को एक्सेप्ट करें और ग्रेस के साथ आगे बढ़ें। तो बदकिस्मती के साथ जो लोग हारते हैं वो हमेशा इल्ज़ामात की सियासत करते हैं और मेरे मुखालफिन भी वो इल्ज़ामात की सियासत कर रहे हैं। तो वो अपनी इल्ज़ामात की सियासत करते रहें, मैं अपनी खिदमत की सियासत करूँगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं उन वोट्स की बात कर रहा हूँ, एक तो आपने कहा कि वो वोट जो आपको पड़े, मैं उन वोट्स की बात कर रहा हूँ जो वोट्स नहीं पड़े, जो कि अलावा हैं उसके जो कि वोट्स डाले गए। मिसाल के तौर पर PTI वाले जो वोट्स थे, अगर उन सबको भी जमा कर लिया जाए तो फिर आपके मुखालिफिन के वोट्स की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है। आप खुदा का शुक्र है ओवैस, आपने ये नहीं कहा कि कराची वालों ने जिन जिन यूसीओ में इनको इलेक्ट नहीं किया था वो वोट भी हाफिज़ नईम रहमान साहब को दे देने चाहिए थे। यार ऐसे तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चलती। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलाने के लिए तरीक़ेकार आपके सामने है कि अगर आपकी हिमायत में लोग हैं, आपकी सपोर्ट में लोग हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र नहीं आते हैं, वो सब के सब सिटी काउंसिल के हॉल में या असेंबली के हॉल में आते हैं और वोट डाल के आते हैं। तो वरना तो अगर लेट से जिस इस्तिलाह के ऊपर आपका सवाल बेस करता है या जिसके ऊपर हाफिज़ नईम साहब बार बार अपने बारे में कहते हैं, फिर तो आप मेयर का, डिप्टी मेयर के इलेक्शन को ख़त्म कर दें, फिर तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को आप ख़त्म कर दें, स्पीकर के, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को आप ख़त्म कर दें, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन को ख़त्म कर दें। फिर तो यह आपने तमाम प्रोसेस जो कि पार्लियामान के अंदर होता है, असेंबली के अंदर होता है, तो वो तो आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया आपने। वो तो खैर दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में डायरेक्ट इलेक्शन भी होता है मेयर का। लेकिन बहरहाल चले, अब आपकी आमद से कराची में क्या क्या बदलने जा रहा है, आपकी मेयरशिप में क्या होगा कराची में? ओवैस, नफ़रत की सियासत ख़त्म होने जा रही है और ख़िदमत की सियासत आने वाली है। तफरीक की सियासत ख़त्म होने वाली है, काम की सियासत स्टार्ट होने वाली है, इल्ज़ामात की सियासत ख़त्म होने वाली है, डेवलपमेंट की सियासत होने वाली है। ये बुनियादी नुक्ता है मेरे लिए। मैं लोगों के दिलों को जोड़ना चाहता हूँ, मेरी सियासी जमात लोगों के दिलों को जोड़ना चाहती है। हम सब हर सियासी जमात को कहते हैं कि आइए इस शहर में बसने वाले लोगों का सोचिए, आइए इस शहर का सोचिए, इस शहर की बेहतरी के लिए काम कीजिए। और मैं जिस दिन से पीपल्स पार्टी ने मुझे नामज़द किया, मैं उस दिन से ये ऑफ़र हर सियासी जमात को कर रहा हूँ। जो सियासी जमातें मेरा साथ दे रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जो लोग नहीं कर रही, मैं उनको बार बार कहता हूँ कि आपने देख लिया ईद उल अज़हा पे काम किस तरीके से होता है, इसी रविश को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। तो मैं तो चाहूँगा कि सब लोग मिलकर फॉर द कॉज ऑफ कराची काम करें। लेकिन कुछ लोग कभी अपनी ज़ात से आगे नहीं सोचते। तो मैं समझता हूँ हमको ज़ाती इंटरेस्ट को साइड में रख के अपनी कौम का, अपनी आवाम का सोचना चाहिए, अपने शहर का सोचना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से महकमे ऐसे हैं जो डायरेक्टली कराची के मेयर के अंडर होते हैं? पानी का मसला है, सड़कों का मसला है, कचरे का मसला है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके अंडर होंगे? देखें,
ये जो बार बार लोग कहते हैं ना इख्तियारात नहीं है, अब आपने कहा ना क्या सड़कें आपके अंडर हैं कि नहीं, KMC की जितनी सड़कें हैं वो मेरे अंडर हैं, जो टाउन्स की सड़कें हैं वो मेरे अंडर नहीं है, वो टाउन्स चलाएंगे उसको। जो सड़कें मेरे अंडर हैं उस सड़क के ऊपर कारपेटिंग भी मैं कर सकता हूँ, उस नाले को भी मैं बना सकता हूँ, ब्रिजेस भी मैं बना सकता हूँ, अंडरपास भी मैं बना सकता हूँ, जो पार्क्स हैं वो मेरे अंडर हैं, उसके ऊपर मैं सारे काम कर सकता हूँ। ये इख्तियारात का इशू नहीं था, कभी भी बदकिस्मती के साथ उन्होंने KMC को अपने पैरों पर खड़े करने की कोशिश नहीं की। जो KMC के रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली मोबिलाइज नहीं किया, कभी KMC को सेल्फ सस्टेनेबल इदारा बनाने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टारगेट यही है कि आप लोगों को रिलीफ दें और लोगों को रिलीफ देने के बाद आप उनको ये कन्विंस करें कि जी जो KMC को रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी है उसके अंदर शहरी उनका साथ भी दें, उनकी मदद भी करें। सही। अच्छा, अब कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप अपने मेयरशिप में कराची के लिए स्टार्ट करने वाले हैं? देखें ओवैस, मल्टीपल चीज़ें, कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं, कुछ मीडियम टर्म टारगेट्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं ये वो टारगेट्स हैं जो कि उस ज़माने में पिछले 1.5-2 साल में जब माजी में हमारे पास ये कंट्रोल था, हमने उन कामों को स्टार्ट किया था। टारगेट ये होगा अगले 3 से 4 महीने में उन स्टार्ट किए हुए कामों को मुकम्मल करें ताकि शहरी देख सकें कि क्या क्या काम हुआ, जिसका सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। पिछले दिनों चेयरमैन पीपल्स पार्टी लियारी गए थे और ककरी ग्राउंड के एक मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम का उन्होंने इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध ईद से एक दिन पहले इब्राहिम हैदरी गए थे, वहाँ पर बलोच मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड का उन्होंने इफ्तिताह किया। और इस तरह के मल्टीपल और प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो कि बिल्कुल इस वक्त दे आर नियरिंग कम्प्लीशन। तो टारगेट हमारा ये होगा उन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कुछ हमारे मीडियम टर्म प्रोजेक्ट्स हैं कि कैसे आप सेवरेज के मसाइल को आप हल कर सकते हैं, कैसे आप पानी की मुनसिफाना तकसीम इस शहर के अंदर मैनेज कर सकते हैं। और कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर मास ट्रांजिट भी और कराची के अंदर पानी की नई लाइंस को प्रोवाइड करना, यानी कि कराची की जो रिसोर्स है पानी की जो सप्लाई है उसको बढ़ाना। हम माजी में अनफॉर्चुनेटली काम ये करते थे कि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसी को इस्तेमाल करते थे। अब हम कुछ और नई रिसोर्सेज के ऊपर काम करें ताकि कराची का जो सप्लाई पूल है पानी का वो बढ़ सके और इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में लोगों को नज़र आएगा कि उसके ऊपर भी काम हो रहा है। अच्छा, पानी के हवाले से तो बिलावल साहब ने भी कहा था कि भाई मुझे भी टैंकर का पानी लेना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल में आपको उनका मसला भी हल करना पड़ेगा, उनको इस मसले से निजात दिलवानी पड़ेगी। बिलावल साहब भी शहरी हैं और मैं समझता हूँ एक आम आदमी भी शहरी है। हर शख्स का बुनियादी हक है कि उसको पानी मिलना चाहिए और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो पानी प्रोवाइड किया जाए। इंशाल्लाह काम करेंगे और इस मसले को हल करके देंगे। और मैं शहरियों को भी ये कहूँगा कि पानी एक कमोडिटी है। अब हमारे यहाँ एक और अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये है कि हमने कभी भी अपने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से नहीं देखा कि कैसे वो एक इदारा ख़ुद अपने आप को सस्टेन कर सकता है। तो उसके ऊपर भी काम करें ताकि लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें और लोगों को रिलीफ मिल सके। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं कि इस चीज़ में कितनी हकीकत है जब लोग ये कहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट एक ही पार्टी की हो तो दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा सपोर्ट और ज़्यादा कोऑपरेशन से चलते हैं, क्योंकि वसीम अख्तर साहब का ये भी कहना था कि चूंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, मैं लोकल गवर्नमेंट का हेड दूसरी पार्टी का हूँ, तो वो मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। देखिए शिफा, मैं समझता हूँ जितनी पॉलिटिकल हार्मनी होगी ना उतना मैं समझता हूँ आप बासानी लोगों की खिदमत कर सकते हैं। जब मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका एक दूसरे से बड़ा मेजर सियासी इख्तलाफ है, वो बदकिस्मती के साथ उनका टारगेट यही होता है कि वो अपनी अच्छाई पर फोकस ना करें लेकिन दूसरों की बुराई के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो बदकिस्मती के साथ इससे प्रॉब्लम जन्म देती हैं। जब एक ही सियासी जमात की सूबे में हुकूमत है, उसी सियासी जमात की कराची के अंदर भी इंतज़ामिया होगी, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा हार्मनी क्रिएट होगी और सारे इदारे मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे और मैं समझता हूँ शहरियों को वो काम होता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, आपकी तरफ से क्या दावत होगी PTI को या जमात इस्लामी को कि वो भी आपके साथ मिलकर काम करें? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैंने तो जिस दिन हल्फ लिया था उस दिन भी दावत दी थी और मैंने अपने अमल से साबित किया कि मैं बाकी सियासी जमातों के साथ काम करना चाहता हूँ। ईद उल अज़हा के मौके पर मैंने जिस तरह पहले आपको बताया
कि मैंने जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन को भी बुलाया और मैंने PTI की भी टाउन चेयरमैन को बुलाया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे पास आए। हमने साथ बैठ के स्ट्रैटेजी बनाई कि किस तरीके से आप ईद उल अज़हा के ऑपरेशन को, आलाइशों के उठाने के ऑपरेशन को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं, और हम सब ने मिलकर काम किया और आपने शहर में देखा कि काम होता हुआ नज़र आया। तो मैं तो आज फिर आपके चैनल के तवज्जुह से ये ऑफ़र देना चाहूँगा, और हमारे अमल ने जो हालिया दिनों में हुआ उसने इस बात को साबित किया है कि हम हर सियासी जमात के साथ प्रैक्टिकली पॉलिटिकली इंगेज करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। अच्छा मुर्तज़ा साहब, अब कराची जो है वो 5 या 10 ऐसे शहरों में भी शामिल किया जाता है जो कि लिवेबल नहीं है। वर्स्ट सिटीज़ टू लिव इन की जो लिस्ट बनाई जाती है उसमें कराची आता है। कराची के अगर स्ट्रीट क्राइम्स की बात करें जी, मोस्ट डेंजरस, इस साल की जो नंबर्स हैं वो हैं कि 40,000 डकैतियाँ रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या इकदाम करेंगे? ओवैस, मुझे आई डोंट नो, शायद मेरा आपको जवाब पसंद ना आए। मुझे समझ नहीं आता कि हम अपने शहर के बारे में इतनी मनफी बातें करते क्यों हैं। इस शहर में सारी बुराइयां हम बताते हैं, लेकिन फिर भी डेली 10 से 12 हज़ार अफराद हमारे शहर में आते हैं। कोई अपने मुआश के लिए आ रहा है, कोई तालीम के लिए आ रहा है, कोई हस्पतालों में इलाज कराने के लिए आ रहा है। तो हम अपने शहर की पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर क्यों फोकस नहीं करते? जो इस शहर की ख़ास बात है कि हर शख्स, हर रंग नस्ल का आदमी, हर कौमियत का आदमी इस समंदर में समो लेता है कराची के उसमें, और कराची लोगों को अपनाता है। तो मेरे नज़दीक तो कराची ये है। हाँ, दुश्वारियाँ भी हैं हमें। आपको याद होगा एक ज़माने में कराची के बारे में कहा जाता था कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटीज़ इन द वर्ल्ड। यही सियासी हुकूमत ने अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ काम किया, और नतीजा ये हुआ कि आज आपको वो टारगेट किलिंग के वाक़यात, टेररिज्म के वाक़यात, भत्ताखोरी के वाक़यात नज़र नहीं आते, एक्सटॉर्शन के वाक़यात सुनने में नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड, मेजर दहशतगर्दी का वाक़या हमारे शहर में आपको नज़र नहीं आता। पेशावर के अंदर बड़ा बदकिस्मत वाक़या हुआ जब वो मस्जिद में घुस के उन्होंने ब्लास्ट करने में कामयाब हुए। बड़ा बदकिस्मत वाक़या हुआ, लेकिन नज़रें जो हैं वो कराची के अंदर जब दहशतगर्द हमारे KPO में दाखिल हो गए थे, फोकस लोगों का इस बात पे रहा कि वो दाखिल हो गए, लेकिन इसको किसी ने हाईलाइट नहीं किया कि किस तरीके से हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, हमारी पुलिस ने, रेंजर्स ने, फ़ौज ने मिलकर उन दहशतगर्दों का सामना किया, और आखिर में वो कोई बड़ा नुकसान इस शहर कराची में नहीं पहुंचा पाए। तो मैं समझता हूं कि मैं नेगेटिव्स के ऊपर फोकस नहीं करना चाहता। एक ज़माने में, बकरीद के ज़माने में फसाद होता था कराची शहर में खालों के हवाले से। मुख्तलिफ तंजीमें, जमातें जो हैं वो लड़ रही होती थी। अभी 2 दिन पहले बकरीद ख़त्म हुई है हमारी, आपको इस तरह का कोई वाक़या सुनने में नहीं आया होगा। तो ये कामयाबियाँ हैं हमारे शहर की। हमारे शहर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। तो मैं उन खामियों को इंशाल्लाह ख़त्म भी करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन वी नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव्स विच आर कमिंग आउट ऑफ आवर सिटी। ये कराची शहर चलता है, पाकिस्तान चलता है। तमाम बुराइयों के बावजूद, तमाम इम्पेडिमेंट्स के बावजूद अभी भी नंबर 1 चॉइस लोगों की कराची शहर है, अपने मुआश के एतबार से, इलाज के एतबार से, तालीम के एतबार से। आज भी पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू वफाकी हुकूमत गैस हमको नहीं दे पाती है। हमारी कौम को, हमारे लोगों को इस वक्त बिजली के मसाइल का सामना है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी 60% आपको जो रेवेन्यू है वो कराची शहर से मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ वी मस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव्स दैट एग्जिस्ट इन आवर सिटी, so that we can encourage people कि not only bad things are happening in our cities, in our country, but good things are also happening. सर हम तो फोकस कर लेंगे, चलो ठीक है कि भाई कराची में अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन जो कराची के मसाइल हैं उनके ऊपर से नज़रें चुराई तो नहीं जा सकती ना। और फिर ये जो लिस्ट है, ये मतलब हम तो खुद नहीं बनाते, ये तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने ये रिपोर्ट बना दी है, उसके अंदर कराची को शामिल किया गया है इस लिस्ट के अंदर कि जहाँ पर लोग नहीं रह सकते हैं। ओवैसी इंटरनेशनल लिस्टें भी हमें ही देख के चल रही होती है ना, हम जो बातें करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आपको और ममालिक के अंदर बर्गलरी के वाक़यात नहीं मिलते, होमोसाइड के वाक़यात नहीं मिलते? आपको अमेरिका के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वाक़यात नहीं सुनने को मिलते कि बच्चा आया, तालिब इल्म आया, उसने फायरिंग कर दी, इतने लोग उसमें जाँ बहक हो गए? हाँ। आप मुझे बताएं, आपने इस तरह का कोई वाक़या सुना है कि कराची में लेट से डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बच्चा आया, उसने फायरिंग कर दी हो? ठीक, जिना यूनिवर्सिटी के अंदर कोई बच्चा आया हो, कराची यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा आया हो, CBM में कोई बच्चा आया हो? तो खुदारा मैं समझता हूँ कि हर मुल्क ने अपनी पैकेजिंग की है दुनिया के सामने, अपने मुल्क की जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको उजागर किया है।
अपने मुस्बित इमेज को उजागर किया है। बदकिस्मती के साथ हम पाकिस्तानी पता नहीं क्यों सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं, हमने जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको देखना छोड़ दिया है। तो मैं सिर्फ एक्सपेक्ट ये करता हूँ जहाँ गलती है, कोताही, उसकी निशानदही ज़रूर करें, लेकिन सिर्फ ये ना कहें कि हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में सिर्फ ख़राब चीज़ें हो रही हैं। अ नंबर ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर कंट्री, इन आवर सिटीज़। बिल्कुल सही है। तो वो वील कम एंड कवर इंशाल्लाह। एक और कराची वीक जो है कवर करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल एक और कराची वीक ड्यू है। पिछला एडमिनिस्ट्रेटर जब आपके उसके दौर में हुआ था, अब आपके मेयरशिप में होगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर से मुझे याद आया, पूछना मैं चाह रही हूँ, मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा था या मुर्तज़ा वहाब मेयर अच्छा होगा? मुर्तज़ा वहाब इंसान अच्छा है और मैं इसी तौर पे लोगों को चाहूंगा कि वो मुझे याद रखें। ये ठीक है। ये तो बड़ा ही डिप्लोमेटिक किस्म का जवाब दे दिया और बड़ा पतली गली से आप निकल गए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, और बात हो रही थी कराची के हवाले से। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और एक बड़ा अहम मसला, एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सब ने एक्सपीरियंस की और बुज़ुर्ग ख़ास तौर पर ज़्यादा इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, वो है मुख्तलिफ़ हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द, जॉइंट्स पेन। और ये पेन कभी कभी इतने ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी गुजारने का जो एक नॉर्मल जो तरीक़ाकार है वो बड़ा मुतासिर हो जाता है। और आप कहते हैं कि यार ये क्या, मतलब आप इस तरफ इस करवट लें तो दर्द, चल रहे हैं तो दर्द। और ये इतने पुराने दर्द होते हैं कि ये किसी भी इलाज से नहीं जा रहे होते। अब आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पर कि फार ईस्ट में, चाइना, जापान, मलेशिया वगैरह, इन जगहों पर एक ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है मुख्तलिफ लोगों का, और उसमें करते ये हैं कि उसकी हड्डियों की रीएडजस्टमेंट की जाती है। थोड़ी पाकिस्तान में भी होता है ये। ओके जी, आपने कभी कोई वीडियो नहीं देखी होगी पाकिस्तान में? इंटरनेशनल आदमी हूं। पाकिस्तान में इनको ऐसे लोग जो ये काम कर रहे होते हैं और लोग उनके पास कोई डिग्री या उस किस्म का मामला नहीं होता, अनलेस वो डॉक्टर ना हो, लेकिन मालिशी आम तौर पर पुराने ज़माने में लोगों को इस तरह से ना, तो वो किसी का शोल्डर डिसलोकेट हो गया है, पाँव की हड्डी कुछ मुड़ गई है, तो वो अच्छा खासा खींच के इधर झटका और उधर झटका। तो अब यहाँ पर ये जो चाइनीज़ या जो एक यूँ कह लीजिए कि एक फार ईस्टर्न ये एक चीज़ है जिसको कहते हैं जी बोन सेटिंग थेरेपी। और बोन सेटिंग थेरेपी क्या होती है, कैसे ये मुख्तलिफ दर्द ख़त्म करती है, कैसे जॉइंट्स को, स्ट्रेस को, पेन को ये ख़त्म करती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जी मास्टर क्रिस लियोंग, मलेशिया में ये होते हैं और 40 साल का इनका तजर्बा है इस बोन सेटिंग थेरेपी का, और बहुत सारे लाखों मरीज़ों का ये इलाज कर चुके हैं। तो आज हमने सोचा कि इनसे बात की जाए और आपकी भी मुलाकात की जाए। मास्टर Chris Leong from Malaysia is with us. Hello, Master Chris. How are you? Very good, thank you. So now starting or talking first. Thank you, sir. Thank you for giving us your time for our program. Can you tell us about this bone setting therapy? What exactly is bone setting therapy? Yeah, actually the bone setting especially is called if you go back to 1552 BC. So that one you call the Three Kingdom. If you check back the history of the what you call the Three Kingdom of the China, they already have a Tita. So the Tita during the time during the Three Kingdom, they have a what you call during the army they have a what you call there are so many type of doctor. Another type is doctor is called a bone setting called the Tita. So that one is during the war for the time there are manipulations and operations, and also the how to manipulation back all the bones in alignments. That's why until the century, until now, many generation, and now we are the Chinese culture. They belong on this what I call the Tita. And what is the history of bone setting therapy? From where did it start? Okay, so the bone setting started. Of course, origin is from China's. So the China's. Then where I learned of this art, actually,
actually I'm from the generations. I'm a third generation from my mom, my father's. Then after that, my father, the seafood is from the Red Army. The Red Army is a Red Army of the what I call the Chinese physician of the Tita. So the generation come until for me is about more than about 100 over years already. 100 over years. So the Tita is especially a tool like a called manipulation on the bone settings. It's like how to manipulate back all the posture on the 206 bone to the alignment, like a fractures, dislocations, slip disc, or shoulder dislocation of frozen shoulders. So all these are included in the Theta manipulations. Okay, so Master Chris, can you tell us what types of illnesses and what kinds of diseases can be cured by bone setting therapy? So usually, what kind of illness? Like of course for me, I'm the famous on the we call it frozen shoulders. A lot of people looking for me is they go for so many treatments. Of course, I'm specialized on the frozen shoulders, knee misalignments or hips misalignments, or the neck. So the neck affected, like a neck injury caused like a headache, migraines, or difficult breathings, or a lot of symptoms from the head. So usually I'm specialized on the frozen shoulder, knee, neck, and hips adjustments. Right. So let's talk about the process of this therapy. If you could please give us a small demo or something for us to understand, a demonstration on a model, of course. How do you perform this bone setting? Yes, fabulous. procedure? It's my pleasure. So today we have got one patient over here, and from here, so after that I will interview him, what is the problem, and then the cause, and before and after. Okay, come. So usually what I call the Theta, the assessment very easy. So this is the original hand on the right side, because we have a movement of the fall. You can see this one, up, you can touch my head. This is called original position. Then you can all the way go to the side way, touch the ear. This is called original position. And the third, no problem. And this one, rotation, touch to my chin and over here. So for this assessment, you can see front, side, left, in, all the movement is very, very smooth. So this part, no problem. Because of the play Badminton for about long while, and then slightly, we call it like frozen shoulder, or beside the pinch nerve, all from here. Let me check slowly. Anything you just let me know. Slowly up. Wow. Wow, painful, until here. Okay, wow. See, until eye level on, see, over here until eye level. So your mechanism, the front, slightly, or jamming. Okay, now. Again. Almost. Again. Okay. So got a frozen shoulder. Okay, rotation over here. Good. So you can see from the right hand and the left hand, this is called the movement of the mechanism of the hand. So on the left hand, definitely you got we call it the misalignment on the socket of the shoulder. See, I'm pressing here, very nice one. This side, no problem. I'm pressing on the left side. Okay. Good. So the assessment of Theta, we're using a technique, we call it manipulations on the socket. Okay, very interesting this is. Okay, can you tell me, is it a painful process? So this one, actually, a lot of people asking me, hey, Chris, it is a very painful. I do the treatment at the time. Actually, no painful. So when I checking what I call, I diagnose of the patients, we call it the movement check. Of course, the movement check is more painful than the treatment. So the movement check you see before and after the result. So usually what we call, we have to assessment for the example for the shoulder. We have to do assessment of the shoulder. We have to lift up, left, right, up and down. We have to four angle of the testing of movement. For the testing movement, very painful on the side. Cannot. Wow, very painful. Painful for 6 months already. So the assessment, yes, is painful, but come to for the treatment at time. So what we do, we are using a lot of a technique. We call it vibrations. Same vibration is called the manipulation back to the joint and the mechanism using what I call the high velocity impact. We using the more on the vibration to align back to the bone. But the pain is not, you feel like a cracking sound. That's all only. Like example, like pulling finger, got the sound like this. The feeling exactly like a pulling finger, but the pain is a bit short on it. So they feel like a bubble sound, but other than that, no problem. And does it have any side effects?
Oh, okay. A lot of people asking, hey, so after do the wound setting like kita, got any side effect? Side effect, I will say, after the treatment, then the day after, or 2 days or 7 days, within a week, they feel a bit, all the muscles sore and all the joints will feel very, very sore. Like exactly like what I call, like long time you didn't do exercise. Wow, today I so happy I go for badminton. For badminton about, wow, so long because during the COVID, cannot go for the badminton. Then I go badminton for the 1 hour, 2 hour section. Then tomorrow you feel like aching, the whole body aching and sore pain. Exactly the same. After the treatment, let's say the person, if no injury, when you do the manipulation, then will not affect, any side effect, nothing. But after, if the person got a serious injury like a slip disc or neck problem or shoulder problem, after the treatment, then a side effect, we call it a side effect, a bit sore. After sore, rest for about a few days, about a week, then should be no problem. Thank you, Master Chris. Thank you for giving us your time and giving us an introduction about this very interesting bone setting therapy. और बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोसीजर है ये, और देखें कि इफ़ेक्टिव रिलीफ इससे मिलता है, और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इलाज करवाया है इस बोन सेटिंग थेरेपी के ज़रिए तो उनको काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है. तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. हम असल में एक मेडिकल साइंस की जो मुख्तलिफ जहतें हैं उनको एक्सप्लोर करते नहीं है. बिल्कुल एलोपैथिक है, फिर जैसे हिकमत है, फिर ये एक एक्यूपंक्चर है जिसके ऊपर हमने बात की थी, ये एक बोन सेटिंग थेरेपी है. बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में, ख़ित्तों में राइज हैं. तो इस तरीके से आगे ही मिलती रहेगी, और ज़ाहिर है असल मकसद तो ये है कि बीमारों को सेहत मिले. वक्फ़ा लेते हैं नाज़रीन, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे. हमारे साथ रहिए. सुबह सवेरे पाकिस्तान. वेलकम बैक जी. सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद. अब एक बड़े अहम मसले पर हमें गुफ्तगू करनी है, और वो मसला है पापी पेट का मसला. खाने का नहीं नाजरीन, आजकल मोटापे खाने की बड़ी है, मोटापे का मसला. जी बिल्कुल. अच्छा, मोटापा क्यों होता है, उससे निजात के तरीके क्या हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस क्या हैं, उन ऑप्शंस के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो ऑप्शंस इफेक्टिव कितने हैं, ये तमाम मामला हम डिस्कस करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सुहेब खान साहब जो कि गैस्ट्रिक सर्जन हैं. इनसे बात करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं सर? ठीक ठाक है आप? शुक्र. सर मोटापा जो होता है जी होता तो जाता है. हाँ ठीक है, अब रोका तो जा नहीं सकता. उसके बाद क्या करें? नहीं, पहले बैकग्राउंड पे आए भाई, होता क्यों है, ताकि हम समझ भी पहले तो हम सबकी कोशिश यही होती है कि हम ओवरवेट ना हो या ओबीज ना हो. ठीक है, ओबीज होना तो दूर की बात, लेकिन ओवरवेट होना भी हम पसंद नहीं करते. जो ओवरवेट और ओबीज में ओवरवेट ये कि जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 से कम हो, वो ओवरवेट होते हैं जिस तरह में हो. ठीक. अच्छा. ओबीज वो होता है जिसकी 30 35 से ज़्यादा के BMI होते हैं, तो उनमें फिर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. तो BMI मेजर करने का आसान तरीका कोई है इंटरनेट पर? वेट और हाइट के हिसाब से ना हम BMI मेजर करते हैं. चलिए अभी कर भी लेता हूँ मैं, तब तक आप गुफ्तगू करेंगे. तो 25 से 30 हो तो वो फिर ओवरवेट में आता है. ठीक है. और 30 से कम है तो इसका मतलब है ठीक है, वो स्मार्ट है. और 30 से ज़्यादा है तो वो है ओबीज. ठीक है. तो अब ये होने का एक तो नॉर्मली जो हमारे यहाँ पर एक तस्वुर है वो क्या है कि आप जितना खाएंगे उतने मोटे हो जाएंगे. क्या यही मोटापे का रीज़न है या उसके अलावा भी और वजूहात? तो मेन अगर देखा जाए तो 2/3 केसेस में तो यही है कि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है. बैठे रहते हैं गाड़ी में, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो गाड़ी में जाते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं तो गाड़ी पोर्च में खड़ी होती है और बिल्कुल हाँ सोफे या बेड पे बैठ जाते हैं. वर्जिश करने भी हम गाड़ी में जाते हैं सर. बिल्कुल. तो वर्जिश करने भी बिल्कुल हम खुद जाते हैं गाड़ी पे. तो मेन रीज़न तो ये है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया. तो एक्सरसाइज प्लेज लाइक 30 to 40% पार्ट इन ओबेसिटी. तो और नंबर 2 पे ऑफ कोर्स जो हमारी डाइट्स हैं, डाइट्स हमारी रिच इन कार्ब्स हो गई हैं, जिनमें फ़ास्ट फूड सारे आ गए. और अगर जो लोग फ़ास्ट फूड नहीं लेते हैं तो उनमें फिर हमारे अगर सिर्फ एशियन पॉपुलेशन में देखा जाए तो उनमें फिर चावल और मिठाइयाँ और हलवे और ये चीज़ें आ जाती हैं. ये तो हमारे वेस्टर्न में देखा जाए तो उनमें चॉकलेट्स और बर्गर और ये सब चीज़ें ज़्यादा, पिज़्ज़ा आ जाते हैं. अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये भी कहते हैं कि हमें थायराइड का मसला है तो हमारा वेट बढ़ा हुआ है, या मैं एनीमिक हूँ तो मैं फूली हुई हूँ. ये कितनी इसमें इन चीज़ों तो बिल्कुल यानी ये भी रीजंस हैं, लेकिन दीज आर लेस देन 3% 4%. अच्छा. ठीक है. तो मेनली मोटापा किसी के बस में नहीं है. यानी जो हमारा स्लोगन है वो ये है कि ओबेसिटी इज़ अ डिजीज़. ये किसी के बस में नहीं है कि कोई खुद से अपने आप को मोटा कर ले. ठीक है कि ये फैक्टर्स इफेक्ट तो करते हैं, लेकिन जिस तरह
अगर हमें कहा जाए कि 1 मिनट के लिए सांस रोक लें तो हम नहीं रोक सकते, फिर सांस लेनी पड़ती। इसी तरह जो ओबेसिटी या ओवरवेट बंदा होगा तो वो खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकता, उसने खाना खाने क्योंकि उसके बॉडी में हार्मोन जो है वो डिसरेगुलराइज हो चुके हैं, तो उनको बैलेंस में कैसे लाए, हाँ। तो उसकी फिर मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं। सही। तो मेनली इसको इसीलिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, और कि जिसमें ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना, फैटी लिवर होना, ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ होना, ये सब जो है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम। BMI निकल आया जी नाज़रीन, तो आपका अच्छा आपकी इत्तला के लिहाज से मैंने इसमें अपना हाइट और वेट डाला और इसने कंप्यूट कर दिया है, इट इज़ 24.1। तो आप माशाल्लाह बेहतरीन है, मैं स्मार्ट हूँ। तो ये तो मोटा होना चाह रहे हैं, ये तो वजन गेन करना चाह रहे हैं। वजन तो बढ़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन तो ये कि नहीं BMI सही है मेरा। हम चाहते हैं हम 25 से नीचे आ जाए। सर तो आप भी आ ही सकते हैं, आपका भी इतना कोई वजह नहीं है, लेकिन आपके तो हाथ में है सारी ट्रीटमेंट सर, आप ही तो इलाज करते हैं इस चीज़ का। बस वो ट्रीट करते करते खुद अपने लिए टाइम मिले। तो बताएं अब ट्रीटमेंट क्या क्या है, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? अगेन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अगर मेरे बिकॉज आई एम अ बैरियाट्रिक सर्जन, बैरियाट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जन इज़ द गाय हु ट्रीट ओबेसिटी एंड डिजीज़ रिलेटेड विद ओबेसिटी। तो इसका पुराना नाम बैरियाट्रिक सर्जन था और अब नया नाम मेटाबॉलिक सर्जन है। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ट्रीट करना, ओबेसिटी सर्जन भी आसान अल्फाज में, ओबेसिटी सर्जन, ठीक। तो जो फर्स्ट ट्रीटमेंट तो अगेन वही कि डाइट एंड एक्सरसाइज, ठीक। और उसके बाद अगर कोई ट्रीटमेंट फॉर लास्ट 3-4 डेकेड ऑन अर्थ है तो वो है बैरियाट्रिक सर्जरी या मेटाबॉलिक सर्जरी, जो कि वेट लॉस सर्जरीज़ हैं, जो कि हम कैमरे से करते हैं, लेप्रोस्कोपिकली करते हैं। उसमें डिफरेंट सेट्स ऑफ सर्जरीज़ हैं, कुछ रिस्ट्रिक्टिव सर्जरीज़ हैं, कुछ मेल एब्जॉर्प्टिव सर्जरीज़ हैं। रिस्ट्रिक्टिव सर्जरीज़ वो होती हैं जिसमें स्टमक के साइज़ को सिर्फ छोटा करते हैं। मेल एब्जॉर्प्टिव सर्जरीज़ वो होते हैं जो कि सुपर ओबीज़ लोग या 50 BMI से ऊपर या 40 BMI विद डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, क्योंकि उसके बाद डायबिटीज़ क्योर वर्ड तो हम यूज़ नहीं करते लेकिन रिवर्स हो जाती है लाइक फॉर 8-10 ईयर्स, वो फिर ऑफ द मेडिकेशंस होते हैं, कोई इंसुलिन या मेडिसिन उनको लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो उनमें फिर हम मेल एब्जॉर्प्टिव जिसमें गैस्ट्रिक बाईपासेस और इस तरह के प्रोसीजर्स हैं। जो रिस्ट्रिक्टिव है उसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, बलून इंट्रागैस्ट्रिक बलून्स हैं, जो कि अभी होती क्या हैं ये सारी चीजें? अब जरा ये बताएं कि वो जो आपने कहा कि वेट लॉस सर्जरी जो स्टमक वाली है वो क्या उसमें होता है? एक को तो हम लाइपोसक्शन बड़े आम अल्फाज में कहते हैं। अगेन लाइपोसक्शन मैडम ये है ना कि लाइपोसक्शन अगर आप कहें कि जी आपके नेक पे थोड़ा सा फैट ज़्यादा है कर दें, मैं कहूँ मेरे शोल्डर पे ज़्यादा है कर दें, ठीक है, ये है कॉस्मेटिक सर्जरी, ठीक है। तो वो बस उस एरिया में फैट्स को रिड्यूस करती, ये है लाइपोसक्शन, ठीक है। तो मैदे वाला कौन सी है जिसमें मैदे का साइज छोटा कर देते हैं? तो यानी ये ओबेसिटी की सर्जरीज नहीं है। लाइपोसक्शन जो असल में जो मिथ है हम अनफॉर्चुनेटली लेमैन नहीं समझते, वो लाइपोसक्शन के लिए जाते हैं। बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कि लाइपोसक्शन करा के आए होते हैं या टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टीज करा के आए होते हैं, और उनके बाद उनके थाइज़ और उनके जो आर्म्स हैं वो और ज़्यादा बल्कि हो चुके होते हैं, क्योंकि वो एक जगह पे तो फैट कम करा लेते हैं लेकिन हार्मोन्स तो उसी तरह से सिक्रेट हो रहे हैं, उन्होंने किसी और पार्ट को टारगेट करना है और फिर वो फैट जो है वो हाइपरट्रॉफिड होंगे, साइज़ में बड़े होंगे। अच्छा। तो लाइपोसक्शन तो हम साइड पे रखते हैं क्योंकि वो प्योर कॉस्मेटिक सर्जरी है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद उसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं वैसे? लाइपोसक्शन मतलब लाइपोसक्शन के सीरियस थ्रेट्स जो हैं, क्योंकि हमने लाइपोसक्शन एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, अगेन और डेथ हो जाती है। लाइपोसक्शन इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर बट इट्स अ प्योर कॉस्मेटिक प्रोसीजर, और इसमें आप मैक्सिमम 1 किलो या बहुत तीर मार लिया तो 1.5 किलो फैट्स रिड्यूस कर सकते हैं और इसके अलावा नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स किसी भी सर्जरी के में इन्फेक्शंस और वो होती हैं, लेकिन अगर बहुत ओबीज़ बंदे में अनफॉर्चुनेटली बहुत ओबीज़ लोग जब कराते हैं तो उनमें स्किन के नीचे पतली वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, या तो वो इंजर्ड होती हैं जिससे खून रिश्ता रहता है और अंदर हीमाटोमा बनता है, फिर इन्फेक्शन हो जाती है, और या फिर उनको जस्ट स्किन के नीचे फैट्स में इन्फेक्शन हो जाती है और फिर अनफॉर्चुनेटली बॉडी के उस एरिया को निकालना होता है। लेकिन लाइपोसक्शन अगर कोई कराए तो फिर उन्हें चाहिए कि वो
बेस्ट सेंटर्स जो हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे जाएं जहाँ पे स्टरलाइजेशन टेक्निक्स बहुत बेहतर हों। राउंड द कॉर्नर्स जो क्लिनिक बने हुए हैं उनमें ना जाए। चलिए, उसको तो हम हटा देते हैं वैसे ही, चूँकि वो आपने कहा कॉस्मेटिक है। अब मेडिकल जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें जो आप बता रहे थे कि जो पेट है उसका साइज़ कम कर दिया जाता है, वो क्या ट्रीटमेंट होती है? तो उसमें यह है कि जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है उसमें 60 to 70% ऑफ स्टमक को हम रिड्यूस कर देते हैं। तो इसको स्लीव क्यों कहते हैं? इसको स्लीव के वो लाइक स्लीव बस स्टमक बन जाते हैं, बनाना शेप एक स्टमक बना लेते हैं। स्टमक का वो पार्ट जहाँ से हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं कि अभी मैंने और खाना है और खाना है, तो स्टमक के उस पार्ट को हम निकाल देते हैं। अच्छा। तो एक तो ये कि स्टमक का वो वाला पार्ट जो है वो लाइक बलून इन्फ्लेट होता रहता है, उसमें जितना हम डालते जाएं वो एक्सपैंड होता रहता है तो एक तो एक्सपेंशन वाला पार्ट हम निकाल लेते हैं और दूसरे उसी एक्सपेंशन वाले पार्ट में जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा होता है उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। तो फिर उसके बाद फिर स्टमक काम कैसे करता है? तो स्टमक की अब कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है अब, यानी बाकी तो स्टमक की फिजियोलॉजी हमने नहीं छेड़ी, लेकिन सिर्फ स्टमक का साइज है उसको छोटा किया और जो हार्मोन है उसको उसकी सिक्रेशन को कम किया। लेकिन स्टमक के अलावा बॉडी पार्ट्स, बाकी पार्ट्स से भी वो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो इतना वो काम करता है। अच्छा, मतलब आपको भूख का एहसास होता है? बिल्कुल, जब स्टमक, बल्कि इनको ज़्यादा होता है, हर 3-4 आवर्स के बाद जब स्टमक एम्प्टी होता है तो थोड़ा सा कुछ लेते हैं और दैट्स इट। अच्छा, तो उसकी जो बेसिकली मिकदार कम हो जाती है, खाना खाने हो जाती है। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल प्रोसीजर है। अच्छा। जो प्रोग्राम आसान प्रोसीजर है, इसमें कोई ये नहीं कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट्स? आसान प्रोसीजर है लेकिन इन हैंड्स ऑफ ट्रेन्ड बेरियाट्रिक सर्जन्स। अनफॉर्चुनेटली ये लॉन्ग टर्म इफेक्टिव कुछ लोग लॉन्ग टर्म इट वर्क्स लाइक फॉर 5-6 ईयर्स। फिर उसके बाद क्या होता है? तो उसके जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है इसमें वेट रीगेन हो सकता है अगर पेशेंट अपने लाइफ, पेशेंट तो नहीं यानी क्लाइंट हम कहते हैं, क्योंकि हमारे पेशेंट तो ओबेसिटी हुई डिजीज तो फिर ठीक है, तो लाइफ तो बहुत, लेकिन बहुत सी खवातीन आती हैं जो कि 80-85 kg पे भी हमसे कराती हैं, तो वो तो फिर पेशेंट्स नहीं होती। अच्छा, हाँ सही है। तो वेट रीगेन होता है अगर वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज ना करें, या आल दो कि इस सर्जरी के बाद फैट से और स्वीट्स से एवर्शन हो जाती है, पेशेंट्स को अच्छा ही नहीं लगता कि वो स्वीट्स खाएं या चॉकलेट्स खाएं, लेकिन कुछ लोग 2 ईयर 3 ईयर्स के बाद ज़बरदस्ती या सोशली शुरू करते हैं, और क्योंकि चॉकलेट्स के लिए तो अगर पूरा स्टमक भी निकाल दें तो उसने तो मुंह में मेल्ट हो जाना होता है, तो वेट रीगेन फिर होते हैं। तो इसलिए जो लोग अगर मैंने 140 मेरा वेट है और मैंने 70 kg पे आ गया हूँ या 60 kg पे ऑपरेशन के बाद आ गया हूँ, तो फिर उसके बाद अगर मैं 65-70 पे जाऊँ तो मुझे चाहिए कि अब मैं उसको रिवर्स करूं, क्योंकि अब मेरा वेट इतना कम है कि मैं दौड़ भी सकता हूं, वॉक भी कर सकता हूं, जिम भी कर सकता हूं। तो आल दो कि वेट रीगेन ये नहीं होता कि अब अगर मैंने 140 का किया तो वो 60 पे गया और वो फिर 140 पे चला गया, लेकिन हम क्योंकि साइंटिफिक टर्म्स हम यूज़ करते हैं, तो अगर वो 60 से 62 पे भी चला गया तो वेट रीगेन ही हो सकेगा। अच्छा, वो जो बॉल वाली ट्रीटमेंट है वो क्या है? बलून ट्रीटमेंट जो होती है? तो बलून की ट्रीटमेंट्स ये अगर टीवी पे मैं कहना चाहूँ तो क्या लेकिन ये है कि ये इंडस्ट्री ड्रिवन चीज़ें, अच्छा, तो ठीक है, प्रॉफिट के लिए विद पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट किस्म की चीज़ें आती हैं और विद पैसेज ऑफ टाइम ये फेड आउट होती जाएंगी, ठीक है। लेकिन बलून ट्रीटमेंट आल दो कि ये FDA अप्रूव्ड है, डिफरेंट किस्म के बलून्स हैं, लेकिन बलून डालने के लिए पेशेंट्स को हम कहते हैं कि ये ब्रिजिंग प्रोसीजर है, टेम्प्रेरी प्रोसीजर है, और इट विल कास्ट 3-4 लाख रुपीज़ पाकिस्तानी सेटअप। पेट में बलून डाल देते हैं उससे? पेट में बलून डाल देते हैं, लेकिन इसके बाद सर्जरी की ज़रूरत होगी, ये नहीं कि इसके बाद सर्जरी की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो और कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली 2 ईयर्स के लिए बलून डालते हैं। मेरे एक ही पेशेंट में सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन हुई जिसने बैंकॉक में कहीं 2 साल के लिए बलून डाला हुआ था, फिर उसने ना कोई फॉलो अप किया उधर, ना कोई उन डॉक्टर ने कोई फॉलो अप किया, और वो बलून की वजह से उसका स्टमक इतना थिक हो गया कि जब स्टेपलर भी उस पर फायर किया तो वो लीक कर गया। तो यानी लाइफ टाइम में मेरा एक ही लीक हुआ है इस सर्जरी में। आल दो के अल्लाह का शुक्र है कि वो बग़ैर सर्जरी के ठीक हो गया, लेकिन उसने स्टमक को, एक तो ये कि उसका स्टमक पूरा पेल्विस तक नीचे आया हुआ था। जब आप
एक इन्फ्लेटेड बलून को स्टमक के अंदर रखेंगे, मेरे स्टमक अब इतना है, और उसमें रखेंगे तो वो वक्त के साथ साथ जब खाना भी जाएगा तो वो बड़ा होता जाएगा, बढ़ जाएगा नीचे। और जब उस बलून को आप निकालेंगे तो फिर तो मेरा 5 रोटियों से भी काम नहीं चलेगा। तो ये पे ट्रीटमेंट, तो ये ब्रिजिंग थेरापी है, ब्रिजिंग थेरापी है फॉर सर्जरी। या फिर ऐसे पेशेंट जिनको कोई मेडिकल डिजीजेज हैं, 80 ईयर 85 ईयर्स एज है, या 14 साल 15 साल का बच्चा, उनको बलून रखने की जरूरत है अगर वेट लॉस के साथ प्रॉब्लम ना हो। उनको स्लीप एपनिया हो रहा है, रात को सो नहीं सकते वेट की वजह से, या उनको डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, तो उन चीज़ों में आप कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ठीक है। और कितना रिस्क होता है इन सारे प्रोसीजर में लाइफ को, क्योंकि बहुत मरतबा हमने ये भी केसेस सुने हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी इफेक्ट होगी इससे, तो आप खुद को आइसोलेटेड रखें, ज़रा एहतियात से खाएं, बाहर का खाना मत खाएं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम थोड़ा सा खाते थे तो हमें उल्टी आने लग जाती थी, या वो हाजमा हमारा ख़राब हो गया, और फिर इवेंचुअली उन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ भी हो जाती है। तो एक तो ये कि इनको प्रोग्राम डाइट्स पे हम रखते हैं कि फर्स्ट फेज़ में क्लियर लिक्विड्स पे, अब यानी कल मैंने जो ऑपरेट किया, अभी मैंने सुबह डिस्चार्ज किया उसे, तो अब वो 1 वीक के लिए क्लियर लिक्विड्स पे रहेगा, फिर नेक्स्ट वीक के लिए थिक लिक्विड्स पे रहेगा, फिर उसके बाद वो सॉफ्ट डाइट्स और फिर रेगुलर डाइट्स पे जाएगा। तो एक तो ये, फिर बाकी उनको हम बताते हैं कि फ्रीक्वेंट्स मील लें, लेकिन शॉर्ट स्मॉल मील्स, सर्विंग बहुत छोटी होनी चाहिए। बाकी दूसरा आपने क्या कहा? इम्यूनिटी। हाँ, इम्यूनिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक। या जितना फैट होगा, अब वो पिक्चर्स में शेयर नहीं कर सकता पेशेंट्स की, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। अगर एक पेशेंट, पहले बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो लेट के खाना खाते हैं, उनका पेट इतना बड़ा होता है कि हाथ भी नहीं पहुंच रहा होता, ठीक है, तो वो यूं करके खाते। अब जब उसने 100 किलो वज़न कम किया या 80 किलो वज़न कम किया ऑपरेशन के बाद, तो वो उसकी सारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका नहाना धोना सब कुछ जो है वो वापस आ जाए। अच्छा, मेडिसिन कितनी इफेक्टिव हैं या कितनी खतरनाक है? लोग इसके बारे में भी, अब मुझे नहीं पता, मिथ है, आप ये बेहतर बता सकते हैं कि मेडिसिन वेट लॉस के लिए इस्तेमाल ना करें, ये जो कावे हैं और पता नहीं फलाना वेट लॉस कावा, वेट लॉस टी, वेट लॉस सप्लीमेंट्स, इनसे दूर। अगर आप 1.5 साल पहले मुझसे इंटरव्यू करते तो उस टाइम तो मैं कहता कि, बल्कि मैं कहता भी रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे कि मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है ओबेसिटी की, ठीक। लेकिन अभी इस फील्ड में काफ़ी वो रिसर्च हो रही है, तो उसमें एक हैं कुछ इंजेक्शंस हैं जो कि आए, जो कि अगेन GLP-1 एनालॉग हार्मोन है, GLP-1 एक हार्मोन होता है, उसके एनालॉग्स हैं। तो वो इंजेक्शन आते हैं जो कि अगेन उन लोगों को दिए जाते हैं या तो वो सर्जरी के लिए फ़िट ना हो, या वो जस्ट डायबिटिक हों और बॉर्डर लाइन पे ओवरवेट हों और डायबिटिक हों, तो उनमें देने की अभी सर्जरी उनके लिए रिकमेंडेड नहीं। और या फिर ऐसे पेशेंट जो, अब मेरे कुछ पेशेंट होते हैं जो 200 kg के या 190 kg के होते हैं, तो उनको मैं 3-4 हफ्ते के लिए देता हूँ इंजेक्शंस के, वो 10-12 किलो वज़न कम कर लें तो उससे कोई ख़ास फ़र्क मुझे नहीं पड़ता, लेकिन एक्सेस में आसानी होती है, इंट्रा एब्डोमिनली उनके फैट्स कम हो जाते हैं और सर्जरी ईजी हो जाती है। आखिरी सवाल, बड़ा अहम सवाल, पाकिस्तान की पूरी कौम आपको सुन रही है इस वक्त, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं तोंद। भाई मैंने बड़े पतले पतले लोग भी देखे जिनकी तोंद डेवलप हो जाती है, इसको ख़त्म करने का कोई तरीका? तो तोंद को ख़त्म करने का तरीका वही है कि बस डाइट पे मेनली कार्ब्स को अवॉइड। मेडिकली ख़त्म नहीं हो सकती कि तो कोई सर्जिकली आपको तरीका बता दिया कि ख़त्म हो सके। नाजरीन, तोंद के भी इलाज मौजूद है, लेकिन सबसे अहम रिकमेंडेड इलाज है एक्सरसाइज और डाइट। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर साहब, वक्त दिया आपने। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। माहौलियाती तब्दीली से हम सब की ज़िंदगियाँ मुतासिर हो रही है और इस मसले से निमटने के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF एक बड़ा और अहम आलमी इदारा है। WWF के मिशन को अगर सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो ये इदारा कुर्रा अर्ज़ को उसकी असल हालत में लौटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात यह है कि 1 जुलाई को इस इदारे की सदारत एक पाकिस्तानी शख्सियत के सुपर्द की गई है। ये शख्सियत लम्स के साबिक वाइस चांसलर आदिल नजम साहब हैं, जो कि आजकल बॉस्टन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं और 2010 में सितारा इम्तियाज़ भी मिल चुका है। WWF के मकासद क्या हैं और आदिल साहब यहाँ पर आकर क्या काम करेंगे, कैसे कुर्रा अर्ज़ को उसकी असली हालत में वापस लेकर आएंगे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड टू बी बैक विद यू।
सर ये इल्म से, पॉलिटिक्स से तो आपका इंटरेस्ट हमें पता ही था। पॉलिटिक्स से, फॉरेन अफेयर से जी, वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये जानवर, ये नेचर, इसमें भी आपके इंटरेस्ट हैं? वैसे ये वाइल्ड लाइफ और पॉलिटिक्स में ज़्यादा फ़र्क होता भी नहीं है, लेकिन मजाक को अगर आप अलग भी रख लें तो हमारे जो कुर्रा अर्ज़ का जो आपने जिस तरह बयान किया कि जो मकसद भी है WWF का, और जो मेरा सारी ज़िंदगी का काम जो है वो क्लाइमेट चेंज और माहौलियात के हवाले से है, उसका पॉलिटिक्स से बहुत गहरा ताल्लुक है। क्योंकि जो मसाइल हम देख रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचर में हो रहे हैं या सिर्फ माहौल में हो रहे हैं, उनका जो ताल्लुक है वो तो हमारी ज़िंदगी से है और हमारे उन फैसलों से है जो या हम खुद लेते हैं या सियासत हमारे लिए लेती है। तो व्हाट द क्राइसिस वी आर सीइंग जो है ये सिर्फ पॉलिटिक्स का, वो सिर्फ नेचर का क्राइसिस नहीं है, ये सोसाइटी का और उस लिहाज से पॉलिटिक्स का क्राइसिस है। और मेरी ज़िंदगी का जो सॉर्ट ऑफ फोकस रहा है उसमें पॉलिटिक्स और क्लाइमेट इसी तरह दोनों साथ रहे हैं। और मेरे ख्याल में अगर इन मसलों से हमें हल करना होगा तो हमें पॉलिटिक्स से भी नंबर आजमा होगा, और पॉलिटिक्स को भी सवाए कुर्सी की दौड़ से हटा के अपनी ज़िंदगी, अपने लोगों की ज़िंदगी और इस कुर्रा अर्ज़ की ज़िंदगी के हवाले से हमें पॉलिटिक्स को भी देखना होगा कि उसका क्या ताल्लुक है इसमें। बिल्कुल। अच्छा, मेरी जिंदगी से भी आपके WWF का बड़ा गहरा ताल्लुक है। मेरी जिंदगी की पहली इंटर्नशिप WWF की थी और उसमें मैंने जो एक चीज रियलाइज की और नोट की, क्योंकि जाहिर है हम स्टूडेंट्स थे उस वक्त, अब हमें जाहिर है इस चीज की अवेयरनेस के एनवायरनमेंट किस तरह से और कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी और आने वाली जनरेशंस के लिए, इसका अंदाजा हमें तब हुआ जब हमने ज्वाइन किया इस ऑर्गेनाइजेशन को बतौर इंटर्न्स। और हमें ये लोग पहली दफा लेकर गए, पहला दिन था हमारा, हमने सोचा पता नहीं क्या काम कराएंगे क्या कराएंगे, ये ले गए हमें वही ट्रेल पे और इन्होंने कहा कि आओ ना जरा ट्रेल पे देखो कि यहाँ पर हो क्या रहा है और हम क्या कर रहे हैं नेचुरल हैबिटेट ऑफ बहुत सारी बर्ड्स एंड बहुत सारी जो हमारी जानवर हैं उनके साथ, चरिंद परिंद के साथ। तो अब वाइल्ड लाइफ फंड जो ये WWF का इदारा है, ये आपकी नजर में है क्या और ये करना क्या चाहता है, कैसे प्रिजर्व? ये तो आपने बड़ी जबरदस्त बात की, ये तो बड़ी जबरदस्त बात की आपने, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। असल में जो आपने अपनी कहानी सुनाई ये ही कहानी है WWF की, जो जब शुरू हुआ था तो उसका नाम दुनिया भर में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था, अब इसका ऑफिशियल नाम जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। और जैसे कि आपने कहा, इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है मेरे ख्याल में वो, जैसे आप थी स्टूडेंट या दूसरे जो इसके मेंबर्स हैं वो है, इसको बयान करने के कई तरीके हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि जी तकरीबन 100 मुल्कों में WWF जो है वो काम करता है नेचर, क्लाइमेट, माहौल, इंसानी तरक्की के हवाले से। मैं आपको बता सकता हूँ कि तकरीबन $1 बिलियन सालाना जो है वो ये खर्च करता है अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इन तमाम मुल्कों में। मैं बता सकता हूँ कि जी 40 से तकरीबन 50 ममालिक ऐसे हैं जिसमें दफ्तर हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान में अब इसका 60वां साल जा रहा है। तो ये कई चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है इसका हवाला ये है कि 6 मिलियन मेंबर्स हैं इसके, जैसे आप थी या हैं, और वो इसकी असली कुव्वत है और वो ही इसका असली मकसद है। मकसद ही ये है कि इस नॉट ओनली क्राइसिस को, लेकिन हमें अपने आप को नेचर के हवाले से हम कैसे पहचानते हैं, कि ये तयन पहले तो कर लेना कि हम खुद जो हैं हम माहौल का एक हिस्सा हैं। जिस तरह दूसरी स्पीसीज है वैसे ही हमारी स्पीसीज है। हमारी स्पीसीज जो है उसकी अहमियत इसलिए हो गई है कि इर्तिका के अमल में हमारे पास ऐसी कुव्वत आ गई है, इतनी ज़्यादा कुव्वत आ गई है जिससे बहुत फ़ायदे भी हुए। उसको हम तरक्की कहते हैं, उसको हम साइंस कहते हैं, उसको हम वेल्थ कहते हैं, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये है कि हमारे पास इस कुर्रे अर्ज़ की शक्ल बदलने की ताकत है कि ना सिर्फ हम दरख्त काट सकते हैं, हम जंगल का जंगल काट सकते हैं, ना सिर्फ हम अपने माहौल को थोड़ा सा तब्दील कर सकते हैं, हम इतना तब्दील कर सकते हैं कि दूसरी स्पीसीज जो हैं उनका जीना जो है ना सिर्फ मुहाल हो जाए बल्कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए। अब तो यहाँ तक कि ना सिर्फ हम जो है अपने आसपास की आलूदगी पैदा कर सकते हैं, लेकिन उस आलूदगी की वजह से पूरे प्लानिटरी जो सिस्टम है उसको तहस नहस कर सकते हैं, जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो बेसिकली WWF आप कह लें तहस नहस हमने मेरे ख्याल में कर दिया है, तो कर दिया जी हमने तहस नहस कर दिया है। अब हम क्या वापस आ सकते हैं? मतलब इज देयर अ वे बैक? आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ वे बैक, लेकिन जितनी आप देर करेंगे उतना मुश्किल हो जाएगा ना। तो आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। हमारे पास एज अ स्पीसीज हमारे पास नॉलेज तो बहुत है,
लेकिन अगर कोई और हमें किसी और सियारे से देख रहा हो आपका शो ये आज, तो वो कहेगा यार ये बड़े अजीब लोग हैं, इनके पास इतनी दौलत है जो इस कायनात की तारीख में किसी के पास नहीं, इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है जो इस कायनात की तारीख में किसी के पास नहीं थी, इनके पास इतना खाना है, फूड है कि किसी को भूखा नहीं मरना चाहिए, लेकिन लोग मरते हैं, लेकिन लोग गरीब हैं, लेकिन माहौल खराब कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा हंसेगा भी, थोड़ा सा सोचेगा भी कि यार ये बड़ी अजीब मखलूक है कि इनकी जो नॉलेज की वैल्यू जो लेवल है वो तो आसमान को छू रहा है, लेकिन जो इनका विजडम है राइट, एक तो है ना कि आपको जुगाड़ लगाना आता है, लेकिन एक जो असली जहानत है, जो विजडम है कि हम ना सिर्फ अपनी लेकिन अपनी आइंदा जो जनरेशंस हैं उनका भी सोचें, ना सिर्फ अपना लेकिन जो हमारा माहौल है, क्योंकि देखिए जब माहौल का मसला आता है, अगर मुझे एक इजाजत दें, माहौल का मसला आता है तो हम ये नहीं है कि हमने माहौल बचा लेना है, या हमने हाथी को बचा लेना है, या हमने पैंडा को बचा लेना है, या हमने मछली को बचा लेना है, जरूर बचाना है, लेकिन क्यों बचाना? इसलिए कि उनकी बका में आपकी बका है। और क्लाइमेट हमें यही सिखाता है कि देखिए दुनिया को कुछ नहीं होगा अगर हम नहीं होंगे ना यहाँ, तो ये हमसे पहले भी ठीक थी, हमारे बाद भी ठीक रहेगी। ये मसला जो है ये कुछ स्पीसीज प्लेनेट तो रहेगा किसी, ये हमारी बका का मसला है। ये सिर्फ बाकी चीजों का हमें फिक्र इसलिए करना चाहिए कि अगर आप नहीं करेंगे तो खमियाजा आप और मैं भुगतेंगे। तो करने के काम क्या है? WWF क्या कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए? वो जो आपने कहा 6 मिलियन मेंबर्स हैं, बल्कि 6 मिलियन एक कर लें, मुझे भी शामिल कर दें, मैं भी इसमें शामिल होता हूँ। तो करने के काम क्या है एज एन इंडिविजुअल मेरे? हाँ देखिए, पहला तो ये है कि एक छोटी सी मुझे इश्तिहार की इजाजत है। WWF पाकिस्तान जो अच्छा काम कर रहा है उसको तो जाके देखें ना, उनकी वेबसाइट देखें, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान में हैं, आपके ग्लेशियर से लेकर कराची के साहिल तक। आई थिंक जो जबरदस्त एग्जाम्पल भी दी गई उससे ये है कि इंडिविजुअल्स कैन मेक अ डिफरेंस। आप और मैं फ़र्क कर सकते हैं, यकीनन हुकूमतें कर सकती हैं, यकीनन बड़े ममालिकों को करना चाहिए, यकीनन यूनाइटेड नेशंस को करना चाहिए, यकीनन WWF को करना चाहिए। लेकिन एक लिहाज से मेरे ख्याल में ये WWF का एक ख़ास बात यह है कि वो आपको मुझे एज इंडिविजुअल्स एक मौका मुहैया करता है कि हम कुछ ना कुछ कर लें। मसलन उस ट्रेल पे जब अगर आप गई या अब जो जाएं, अगर कल आप जाएं, अगर आप कूड़ा देखती हैं तो उठा के उसको साइड पर डाल दें। अगर किसी को कूड़ा करते हुए देखती हैं तो उसको हम बता दें कि यार ये अच्छा काम नहीं है, ये आपको देखिए ना, छोटी चीज से स्टार्ट करें। अच्छा, लेकिन सिर्फ छोटी चीज पे रहने की बात नहीं है। आप कराची के जो साइलों पे जो मैंग्रोव्स हैं, जो एक तरह से पाकिस्तान का पूरा वाटर सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, उसमें जो हम तबाही कर रहे हैं, वो अगर हम एज इंडिविजुअल्स कम कर सकें। हम अगर लाहौर में रहते हैं और हमारा मसला जो है वो लाहौर की स्मॉग का है, तो क्या हम ये फैसला कर सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी है उसकी पोल्यूशन क्या है, हमारी आलूदगी क्या है? अगेन, इन सारी बातों का ये मकसद नहीं है कि हम भूल जाएं कि कौमों ने क्या करना है और मुल्कों ने क्या करना है, हुकूमतों ने क्या करना है। उन पे प्रेशर डालना यकीनन जरूरी है, लेकिन हम अपनी अमाल से, आपके शो ने, बाकी शोज ने बहुत ज़बरदस्त काम किया जब हमने देखा कि जूज में पाकिस्तान के जो जानवरों के साथ जो सलूक होता है, उसको एक तरह से इंसानी नज़र से अपने आप को खुद एक स्पीसीज समझ के सोचना, वो जो प्रेशर है वो हर माँ बाप का फ़र्ज़ है, हर बच्चे का फ़र्ज़ है कि ना सिर्फ उस पर आवाज़ उठाए, क्योंकि जब हम आवाज़ उठाएंगे तो हम अपने सियासतदानों को, हम यूनाइटेड नेशंस को मजबूर करेंगे, क्योंकि वो ये समझ जाएंगे कि जनाब इनको इसकी फ़िक्र है। सो करने को बहुत कुछ है। मुख्तसर ये कि आप अपने इर्द गिर्द देखें और ये सोचें कि मैं क्या कर सकता। पहला कदम जो है वो मैं से शुरू होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी बिगिंस विद द लेटर आई। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, अब पहले तो मैं से शुरू हो गई, अब जरा बड़े पैमाने पर उसको लेकर आते हैं। हम पाकिस्तान की बात करें तो माइक्रो से जरा मैक्रो लेवल पर आते हैं कि पाकिस्तान में लोगों की उस तरह की अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज के हवाले से डेवलप नहीं है, इदारों की भी जो फ्लड्स में और इस तरह के उसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं, और इंडिविजुअल्स में, पॉलिटिशियंस की या डिसीजन मेकर्स की भी।
उसको बेहतर बनाने के लिए जाहिर है हम वर्कशॉप्स करा सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करा सकते हैं, बात हो सकती है, स्कूलों में बच्चों की एक्टिविटीज करा सकते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, बेशक चले समझ भी लिया सियासतदानों ने इसकी क्रूशल जो वैल्यू है और कितना मैग्नीट्यूड है और कैसे ये पाकिस्तान को हिट कर सकता है, ये समझ भी गए, तो उन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन में बड़ा टाइम लगता है। मिसाल के तौर पर हर हुकूमत इस मुल्क में आती है और हर कुछ अरसे बाद प्लास्टिक पर बैन लगता है, प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक के शॉपर्स। अब अगली हुकूमत फिर आएगी और वो प्लास्टिक के शॉपर्स पर बैन लगाएगी। बैन लगा हुआ है, लेजिस्लेशन हुई हुई है, लेकिन इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो इन प्रॉब्लम्स का क्या करें जो हमारी स्ट्रक्चरल ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं? मेरे ख्याल में अगेन पहले तो आवाज उठाएं, ताकि देखें हुकूमतें जो होती हैं और सियासतदान सारी दुनिया के एक तरह से एक ही होते हैं। यहाँ का खंबा वैसा, यहाँ का ढोल वैसा ही गोल। वो जब देखते हैं ना कि लोग किसी चीज पे सीरियसली लेते हैं तो वो काम करना शुरू कर देते हैं, राइट? तो मैं उनको बरी नहीं कर रहा, लेकिन जब उनको समझ आ जाएगी ना कि आप सीरियस हैं इस पे, तो आप देखेंगे कि वो भी सीरियस होना शुरू हो जाएंगे। पहला तो ये। लेकिन एक चीज जो बहुत अहम है वो ये कि हमें खुसूसन क्लाइमेट के हवाले से जो आपने जिक्र किया, लेकिन माहौल के हवाले से, कंजर्वेशन के हवाले से जनरली हमें इसको अपना मसला समझना चाहिए। मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है कि हम अभी तक समझते हैं कि किसी और का मसला, कि हम सिर्फ विक्टिमहुड है। यकीनन ये सच है कि जो एमिशंस हैं वो बड़े मुल्कों की, इंडस्ट्रियल मुल्कों की बहुत ज्यादा है, उसमें हमारा उतना लेना देना नहीं है। लेकिन यार हमारे लोगों की बका तो हमारा फर्ज है ना। अगर किसी को कराची में बीमारी हो रही है वो तो मेरा मसला है ना, बिल्कुल, वो चाहे वो अमेरिका ने पैदा किया। सो गवर्नमेंट के लिहाज से हमें इसको पाकिस्तानाइज करना चाहिए। मेरे ख्याल में एक तरह से हमारे जैसे मुल्कों में एक मसला ये होता है कि जब हम सोचते हैं ना कि सिर्फ बात ये होती है कि ये किसी और का पैदा किया हुआ मसला है, तो हम अपने आप को बरी जिम्मा कर देते हैं। यार यकीनन जो है क्लाइमेट चेंज, लेट्स से कि पाकिस्तान का उसमें कोई भी हाथ नहीं है, हालांकि ऐसा है नहीं। हमारे अमीर जो हैं वो वैसी पोल्यूशन करते हैं जैसे बाहर के अमीर करते हैं। हाँ। जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो सिर्फ अमीर मुल्क की बात नहीं है, वो बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी की बात है। लेकिन कराची में अब हीट वेव का एक सीजन आने वाला है, राइट? उसमें लोग मरेंगे, उसमें दरख्त लगाना तो हमारा अपना काम है ना। लोगों को हाइड्रेशन देना वो तो कराची के मेयर का काम होना चाहिए ना, कि आप कराची में कहीं भी फिर रहे हो, आपके पास कम से कम पानी जो है पीने के लिए करीब कोई ना कोई ऐसी जगह हर गरीब आदमी के पास होनी चाहिए जो मुशक्कत कर रहा है उस सूरज में। ये तो एक अर्बन डेवलपमेंट का मसला है ना। बिल्कुल। सो ये ऐसे जो मसाइल हैं, अगेन व्हाट आई मीन इज कि हमें क्लाइमेट को पर्सनलाइज करना चाहिए एज अ पाकिस्तानी पॉलिटिकल इशू, गवर्नमेंट को। बिल्कुल, जब तक हम ये नहीं करेंगे उस वक्त तक हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद, और वाकई ये मसला अहम है, हम सबको इसके लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए और काम भी करना चाहिए। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। एक ज़माना था जब बार्टर ट्रेड हुआ करता था, मतलब लोग कमोडिटीज़ आपस में एक्सचेंज करते थे। अंडे दे के दाल ले लेना, दाल ले ली, बिल्कुल सही है, या गोश्त देकर मुर्गी ले ली जो है वो, हाँ कोई सब्जी ले ली, कुछ भी कर लिया। इस तरीके से चीज़ें जो है उनका आपस में तबादला होता था। उसके बाद पेपर करेंसी आ गई, करेंसी का जो है वो मामला शुरू हुआ और आप करेंसी देकर चीज़ें खरीदते थे। फिर उसके बाद करेंसी की रिप्लेसमेंट आ गई, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड्स आ गए। अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अब मामला जो है वो ये हो गया कि वो सब कुछ गायब हो गया। अब टचलेस कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स का जमाना है जी। बहुत सारे लोगों को ये सेंसलेस लगती है, लेकिन है भाई, ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, आप डिजिटल पेमेंट्स के दौर में दाखिल हो चुके हैं। अब ये जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, ये इनका फ़ायदा क्या है, कैसे एक आम आदमी इनसे फ़ायदा उठा सकता है, कितना ज़्यादा ये सिक्योर है, इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। सैयद फराज जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिजिटल पेमेंट्स एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। बहुत शुक्रिया फराज साहब, आपने वक्त निकाला, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि नाजरीन को हम ये समझाएं आपके थ्रू कि ये डिजिटल पेमेंट्स होती क्या हैं, कैसे होती हैं ये डिजिटल पेमेंट्स, क्या होता है एक्चुअली? अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम पहले तो अपने जो नाजरीन हैं उनको एक अवेयरनेस दें कि डिजिटल पेमेंट्स क्या होती हैं। जैसे आपने एक हिस्ट्री बताई कि सिलसिला शुरू हुआ था चीज़ों की लेन देन से, फिर वो पेपर मनी में गया, फिर प्लास्टिक मनी पे गया, और अब दुनिया जा रही है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स, कैशलेस पेमेंट्स के ऊपर जा रही है।
जिसमें अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पेपैल है, अली पे है, टेंसेंट वीचैट पे है, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज कई साल से ऑपरेट कर रही हैं और वो इनेबल करती हैं एक आम आदमी को कि वो अपने स्मार्टफोन से बैठ के जिस तरह की भी पेमेंट चाहे वो करे। अब वो पेमेंट चाहे वो उसको स्कूल फ़ीस की पेमेंट करनी है, चाहे उसको कोई ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करनी है, या उसको किसी दुकान पे जाना है और दुकान पे वो अंडे डबल रोटी ख़रीदता है और फिर कहता है कि जी पैसे कम पड़ गए, या पैसे मैं कैश लाना भूल गया, या कैश है ही नहीं मेरे पास, तो उसके लिए ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। वो वहाँ जाता है दुकान पे, अपना मोबाइल निकालता है, सामने QR कोड लगा हुआ होता है, उसको वो स्कैन करे और उसको पे कर दे। आजकल कुछ डिजिटल पेमेंट कंपनीज इसको मार्केट भी कर रही हैं, जिसमें आप देखते हैं कि जो भी आम आदमी है वो किसी भी जगह जा सकता है, या फ्रॉम देयर होम और ऑफिसेज़ वो अपनी मोबाइल ऐप्स को यूज़ करते हुए डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये अब वो दौर है जहाँ पे आपको अपने साथ कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ जो है वो अपना मोबाइल फ़ोन कैरी करना है, उसके अंदर एक मोबाइल ऐप हो जिसके थ्रू आप डिजिटल पेमेंट्स करें। और वो मोबाइल ऐप एक बैंकिंग ऐप भी हो सकती है। बहुत सारे नए फिनटेक्स मार्केट के अंदर आ गए हैं जिन्होंने बड़े जी मैं बेसिकली इसी पर आना चाह रहा था कि एक तो बैंकिंग ऐप्स होती हैं, आपने अपने बैंक में अकाउंट खुलवाया और उस बैंक की जो है वो आपने ऐप डाउनलोड कर ली और उस ऐप से आप अपने मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, जैसे बिल भरना या बच्चों की फ़ीस वगैरह देना, और किसी को आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हो तो वो भी हो जाता है। अच्छा, कुछ ऐसी ऐप्स होती हैं जो कि बैंकिंग ऐप्स नहीं होती हैं लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो ये दोनों को हम डिजिटल पेमेंट्स का मैकेनिज़्म कहेंगे या कोई एक इसमें से डिजिटल पेमेंट का मैकेनिज़्म कहलाएगा? अच्छा देखिए, डिजिटल पेमेंट्स के तो दोनों मैकेनिज़्म हैं। डिजिटल पेमेंट्स का अगर आप एक सिर्फ मीनिंग पे जाएं, लिटरल मीनिंग पे जाएं, तो मैं पेमेंट्स को डिजिटली किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी भी मैकेनिज़्म को यूज़ करते हुए कर सकूं। अब आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक तो बैंकिंग ऐप्स हैं। अब बैंकिंग ऐप्स में जब जाते हैं तो पहले आपको एक बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। वो भी एक ज़माने में तो बहुत टायरिंग एफर्ट होता था कि आपको बैंक जाना होता था, फॉर्म्स भरने होते थे, यूटिलिटी बिल लगाना होता था और ये सब चीज़ें करनी होती थी। उसके बाद जब ये नई कंपनीज आई, फिनटेक टाइप की जो कंपनीज थी, इन्होंने इस चीज़ को भी बहुत आसान कर दिया और इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी जाता है कि उन्होंने ऐसी रेगुलेशंस निकाली जो इनेबल कर रही हैं एक आम आदमी को कि वो अपने घर से बैठ के और ऑफिस से बैठ के ऐप को डाउनलोड करें। ये जितनी भी पेमेंट कंपनीज हैं इनकी ऐप को डाउनलोड करें, अपना एक वॉलेट अकाउंट वहीं बैठ के कुछ मिनटों में वो बना ले और फिर उसको वहीं से उन्हीं ऐप्स को यूज़ करते हुए अपग्रेड करे और पेमेंट्स करना शुरू कर दे। तो वो जो एक हैसल थी कि मैं अपने घर से निकलूँ या ऑफिस से निकलूँ और एक बैंक तक जाऊँ और वहाँ अपना अकाउंट खुलाऊँ। अच्छा, हम लोग जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या अदर मेजर सिटीज़ में हैं उनके लिए तो शायद रिलेटिवली ये कुछ आसान हो, लेकिन अगर लोग जो रिमोट एरियाज़ में बैठे हुए हैं उनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल था कि वो बैंक तक जाएं। फिर उसमें आपके पास एक फ़ाइनेंशियल लिटरेसी भी हो कि मुझे फॉर्म में भरना क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को जितने भी फिनटेक्स हैं, पेमेंट कंपनीज़ हैं, उन्होंने आसान किया है। वो आपसे CNIC की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कुछ और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं और देयर एंड देन आपका वॉलेट अकाउंट खुल जाता है। उसकी सर्टेन लिमिट्स होती हैं जो वेरी करती हैं। तो अब ये आपका वॉलेट अकाउंट खुल तो जाता है आराम से, आपने अचानक से मतलब एक दिन बैठे बैठे आपने एक ऐप डाउनलोड की, उसके अंदर वो सारा सिलसिला हो गया, लेकिन ये सिक्योर कितना है? क्योंकि जब हम फिज़िकली बैंक में जाकर बैंक अकाउंट खोलते थे तो बैंक की एक KYC रिक्वायरमेंट होती थी, नो योर कस्टमर, कि वो है कौन, उसके पास पैसा क्या कहाँ से आ रहा है। अब ये सारी रिक्वायरमेंट्स क्या ख़त्म हो गई हैं? नहीं, ये रिक्वायरमेंट्स आज भी हैं और ये रिक्वायरमेंट्स बैक एंड पे हो रही होती हैं। जब भी आप अपना एक वॉलेट अकाउंट खोलते हैं तो मैंने आपको बताया ना, कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, बट वो दिन नहीं होते, वो कुछ घंटे होंगे, वो कुछ मिनट होंगे। वो जो थोड़ा सा टाइम है वो इसी पर्पस के लिए सर्व होता है कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन उस पेमेंट कंपनी को दे दी है डिजिटली। वो पेमेंट कंपनी बैक एंड पे उसकी KYC कर रही है, नो योर कस्टमर, ताकि आप जो कस्टमर आ रहा है उसको आप अंदाज़ा लगा सकें कि कस्टमर सही है या नहीं है, किसी ब्लैक लिस्टेड लिस्ट के अंदर तो नहीं है। अच्छा। इसका CNIC वैलिड है, प्रॉपर है। तो वो सारी वेरिफिकेशंस आज भी हो रही हैं।
बट इसको स्पीड अप, जितनी भी नई फिनटेक कंपनीज़ हैं उन्होंने स्पीड अप इस तरह किया है कि उन्होंने अपने पूरे प्रोसेसेस को एजाइल कर लिया है। आपकी इंटीग्रेशन अब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से होना शुरू हो गई है, जैसे नादरा है तो आप अब API इंटीग्रेशंस कर सकते हैं उनके साथ। फिर बायोमेट्रिक का एक पूरा निज़ाम था जिसके लिए फिर आपको किसी बैंक में जाना होता था और उसके किसी काउंटर पे जाके जी बायोमेट्रिक लगाना होता था, या ब्रांचलेस बैंकिंग करते थे तो आपको एजेंट के पास जाके बायोमेट्रिक लगाना होता था। अब आज इन ऐप्स ने वो फीचर भी इनेबल कर दिया है कि आप इन ऐप बायोमेट्रिक कर सकते हैं और उसकी वेरिफिकेशन भी नादरा से रियल टाइम हो जाती है। तो चीज़ें स्पीड अप हो गई, कन्वीनियंस कस्टमर तो ये वॉलेट अकाउंट जो आपका है और स्पेशली वो जो क्या आपके बैंक अकाउंट से ही कनेक्टेड होता है? उसमें पैसे कहाँ से आप डिपॉजिट करेंगे वॉलेट अकाउंट में, कहाँ से, मतलब ये मैकेनिज्म जरा समझाएं कि आपने एप्पल वॉलेट है मिसाल के तौर पे, तो ये आपके बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, इनसे तो ये कनेक्टेड हो गई। जी, तो वॉलेट अकाउंट बेसिकली जो वॉलेट अकाउंट है वो भी एक नेचर, एक अकाउंट की ही नेचर है विद सर्टेन लिमिट्स। वो किसी भी पीछे आपका कोई बैंक अकाउंट से कनेक्ट नहीं होगा, वो वॉलेट अकाउंट एक इंडिपेंडेंट अकाउंट होगा। अच्छा, अब उसमें पैसे कैसे डालने? वॉलेट अकाउंट तो बन गया, ज़ीरो बैलेंस के साथ है, तो अब आपके पास बहुत सारे मैकेनिज़्म आज इन ऐप्स ने अवेलेबल कर दिया है। कुछ ऐप्स ने आपको बैंक्स जो हैं वो अवेलेबल कर दिए हैं विद इन देयर ऐप, तो आप वहीं से बैठें और अगर आपके पास कोई और बैंक अकाउंट है तो वहाँ से पैसे लोड कर लें। फिर इसके अलावा अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो आप किसी भी बैंक ब्रांच में जाके अपना वॉलेट टॉप अप करा सकते हैं। इस तरह के भी मैकेनिज़म्स इन्होंने इस तरह की तमाम कंपनीज़ ने बिल्ड किया है, पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है ताकि मेरे लिए आसानी हो, मैं अपनी करीब तरीन ब्रांच में जाऊं और वहां पे ट्रांसफ़र कर दूं, मैं चेक डिपॉजिट करूं और वो मेरे वॉलेट के अंदर पैसे आ जाएं। सही है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में एक एडेड स्टेप है, मेरी जो बैंकिंग ऐप है, ऑनलाइन ऐप, उससे मैं पेमेंट कर सकती हूँ, मैं हर इदारे को भी भेज सकती हूँ, मैं अगले बंदे का रिटेल आउटलेट पे खड़ी हूँ और मैंने कोई पेमेंट करनी है, कैश नहीं है मेरे पास, मैं उससे कहूँगी अपना अकाउंट नंबर दे दे, मैं आपको ट्रांसफर कर देती हूँ। तो मैं पहले इस ऐप से उस वॉलेट अकाउंट में पैसे भेजूँ, फिर उधर से मैं आगे पेमेंट करूँ, तो ये एडेड एक स्टेप नहीं है जो हमने ट्रांजेक्शन के दौरान ऐड कर लिया। मतलब आप कह रही हैं कि बेसिकली उस बैंक की ऐप की जगह मुझे नई ऐप इस्तेमाल करनी पड़ रही है। पहले बैंक की ऐप इस्तेमाल करूंगी ताकि मैं उसमें पैसे भिजवाऊं और फिर उस ऐप को इस्तेमाल करूंगी अगले को पैसे भेजने के लिए। तो एक मतलब मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है। आप ना करें, मैं तरीका बताता हूँ इसका। आपको मैं एक वॉलेट अकाउंट नंबर देता हूँ, उसमें आप थोड़े पैसे ट्रांसफर करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे उसका हल होगा। सही, ऐसा हल करके दूंगा आपको। नहीं, आप मैं पहला तो इनकन्वीनियंस है मेरी और एक टाइम कंज्यूमिंग एक एक्सरसाइज है। मतलब पेमेंट तो हो रही है ना, वो तो बैंक अकाउंट की ऐप से भी हो रही है और इससे भी हो रही है, तो फिर मैं इससे क्यों करूं जब उससे हो रही है तो। अच्छा देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, दो इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ नोट करें। एक तो ये है कि जो इस तरह के प्लेयर्स हैं जो एजिलिटी लेके आ रहे हैं, जो स्पीड लेके आ रहे हैं, वो बैंक्स को और उनके अकाउंट्स को इनेबल कर रहे हैं अपनी ऐप में ताकि आप वहीं से लोड कर लें। तो आपकी एक तो वो एक कन्वीनियंस बढ़ गई। दूसरी बात, आपने आज कहा कि मैं अगर कहीं जाती हूँ और मैं वहाँ कहती हूँ सामने वाले को कि मुझे मेरे अकाउंट में पैसे भेज दो या अपना अकाउंट बता दो, मैं वहाँ पैसे भेज देती हूँ यूजिंग बैंकिंग ऐप। आज मैं आपसे पूछता हूँ या ओवैस साहब से पूछता हूँ कि मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर ज़रा बता दीजिए, तो शायद ही अगर हम मासेज में जाएं तो किसी को 14 डिजिट्स का या 19 डिजिट्स का अपना अकाउंट नंबर याद हो। बट जब आप वॉलेट प्लेयर्स के पास जाते हैं, या अभी एक स्टेट बैंक पूरा एक पेमेंट मैकेनिज्म रास्त का लेके आ गया है, तो वहाँ पे सिंपली मैं अपना मोबाइल नंबर बताता हूँ, पैसे मेरे पास भी आ जाते हैं। और अगर मुझे सामने वाले के वॉलेट में पैसे भेजने हैं या उसके अकाउंट में पैसे भेजने हैं तो मैं मोबाइल नंबर बताऊँगा। तो ये भी एक, देखिए ये पूरा जर्नी है फ्रॉम डिफ़िकल्ट प्रोसेसेस टू सिंपलर प्रोसेसेस। फिर एक बहुत बड़ी मार्केट आज अनटैप बैठी हुई है। यंग लड़के लड़कियां हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो इस हैसल में नहीं पढ़ना चाहते कि मैं किसी बैंक में जाऊं और अकाउंट खुलवा लूं। वो यही चाहेंगे कि मुझे एक ऐप मिल जाए, मैं वहां जाऊं और मैं अपना वॉलेट अकाउंट खोल लूं और फिर मैं उसमें पैसे मुख्तलिफ सोर्सेज से, अगर ऐप ही ने मुझे ये फैसिलिटी दी है तो मैं वहाँ से लोड कर लूँ। ऐप ने अगर मुझे ये फैसिलिटी दी है कि मैं कोई कार्ड लगा के उधर से लोड कर लूँ तो मैं वो भी लोड कर सकता हूँ। मुझे किसी से मंगवाने हैं तो वो मैं मंगवा भी सकता हूँ। और अगर मुझे उसको कैश को डिपॉजिट करना है तो मेरे पास आज मुख्तलिफ
प्लेयर्स हैं ब्रांचलेस बैंकिंग के, जिनकी दुकानों में एजेंट्स बैठे हुए हैं, मैं वहाँ जाके भी पैसे दे के लोड कर सकता हूँ। तो ये जर्नी है फ्रॉम डिफिकल्ट प्रोसेस। अच्छा, अब इसके फायदे पर आते हैं। जो आपने यंगस्टर्स की बात की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फ्रीलांसर्स बड़ी है हमारी, बिल्कुल, बहुत सारे फ्रीलांसर्स वगैरह हैं हमारे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उनको क्या फ़ायदे हो सकते हैं? क्योंकि हम अक्सर ये सुनते हैं कि भाई पेपाल पाकिस्तान में नहीं है या फलानी कंपनी पाकिस्तान में नहीं है, या खवातीन एंटरप्रेन्योर्स वो अकाउंट नहीं खोल सकती, दूर दराज किसी इलाके में बैठी हैं, बैंक नहीं अवेलेबल है, बैंक की ब्रांच नहीं है, आ नहीं सकती, कोई कंपनी नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो उनको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? तो बिल्कुल राइटली आपने जो टारगेट मार्केट बताई वो बड़ी राइट टारगेट मार्केट है इस तमाम पेमेंट कंपनीज़ के लिए। और वो बैंक्स भी जो आज अब डिजिटल हो गए हैं, बैंक, बहुत सारे बैंक्स ने आपको रिमोट बैंक अकाउंट खोलने के ऑप्शंस देना शुरू कर दिए हैं इन देयर ऐप। तो इस तरह के जितने भी मैकेनिज़्म अवेलेबल हैं, इसमें फ्रीलांसर अगर आज बैठा हुआ है और वो घर पे बैठ के या अपनी ऑफिस में बैठ के जहाँ पे भी है एक वॉलेट अकाउंट खोल लेता है, और वो जिसके लिए फ्रीलांसिंग करता है उसको कहता है कि मुझे आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर दें या मेरी पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें इन दिस वॉलेट। अब आप देखें उसका वो वॉलेट अकाउंट ऑटोमेटिकली एक तो बन भी गया, फिर वो पैसे भी उसमें आ गए, और अब वो वहीं से बैठ के हर तरह की पेमेंट्स कर रहा है। उसको बैंक ने या इस तरह की डिजिटल कंपनीज़ ने वॉलेट अकाउंट के साथ वीज़ा, मास्टर कार्ड, यूपीआई, पेपाल, डेबिट कार्ड दे दिया है। तो अब वो हर तरह की शॉपिंग ई कॉमर्स पे भी जाके कर सकता है, वो किसी दुकान पे भी जाके कर सकता है जहाँ पे वो कैश नहीं यूज़ कर रहा, वो अपना वॉलेट यूज़ कर रहा है या वो अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर रहा है। और इसी तरह जो दूर दराज इलाकों में ख़वातीन हैं जिनके फाइनली ये कितना सिक्योर है? ऐसा ना हो ये एक दिन अचानक से बंद हो जाए, कोई हैक हो जाए, कोई आपको अचानक पता चले कि आपके पैसे तो गायब, जैसे हवा में थे वो हवा में गायब हो गए। अच्छा, इसके बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो कि इस तरह की तमाम कंपनीज़ लगाती हैं, तमाम बैंक्स लगाते हैं। मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन है, PCI DSS की सर्टिफिकेशन होती है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, और ISO 27001 की सर्टिफिकेशन होती है। फिर आपके पास, क्योंकि आप स्टेट बैंक से रेगुलेटेड होते हैं, तो स्टेट बैंक की अपनी इंस्पेक्शंस होती हैं। आपके पास मुख्तलिफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स के मैंडेट्स होते हैं जो आपने लगाने होते हैं। तो ये तमाम कंपनीज़ बहुत ज़्यादा सेल्फ़ अवेयर भी हैं, केयरफुल भी हैं, और हर तरह के कंट्रोल्स कंपनीज़ ने अपनी रिस्क एपेटाइट को देख के लगाए हुए हैं। अनसिक्योरिटी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि इट्स नेवर 100%, तो कोई ना कोई चीज़ मे बी हो जाए, बट अगर आपके पास सफिशेंट कंट्रोल्स हैं तो आप कस्टमर का एक तो ट्रस्ट विन कर लेते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि साइबर इंश्योरेंस, आज साइबर थ्रेट्स की भी इंश्योरेंस होना शुरू हो गई हैं कि कल को अगर मेरा पैसा चला जाता है, आज बैंक से अगर मेरा पैसा चला जाता है तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो सब इंश्योर्ड होता है, वो मुझे मिल जाता है। सिमिलरली अब जितनी भी पेमेंट कंपनीज़ हैं ये भी इस मॉडल पे जा रही हैं कि आपके पैसे को वो इंश्योर्ड कर रही हैं, बाकी कंट्रोल्स भी लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से कस्टमर का कंफर्ट लेवल भी बढ़ रहा है। और ये सारी रेगुलेटेड बाय स्टेट बैंक है, तो कस्टमर का एक और कंफर्ट आता है कि जब स्टेट बैंक भी इनको रेगुलेट कर रहा है और इनको अप्रूव कर रहा है, तो कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस यहाँ पे होगा, ज़रूर होता है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। सैयद फराज जावेद मौजूद थी जी, डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर बात कर रहे थे। दूँ एक वॉलेट नंबर दूँ आपको? एक नहीं, मैं आपको बना लूँगी तो फिर दे दूँगी। अच्छा, मैं अभी कोशिश करें, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ एक वॉलेट नंबर, उस पर आप अकाउंट 2-4 दफ़ा ट्रांसफ़र करेंगी ना, आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। फिर बाद में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे उसका इस्तेमाल मजीद हो सकता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।